क्या हाल है ड्रॉपर बैच वाले? ठीक है। एटॉमिक नंबर हुआ याद? 50 तक की है, होमवर्क 71 तक की थी, क्यों 50 तक की है? आपको ये समझना पड़ेगा ना, आप 2 ईयर की कोर्स चाह रहे हैं 8 मंथ में कंप्लीट करना, और कोर्स ही सिर्फ नहीं चाह रहे हैं, प्रैक्टिस आप 2 ईयर की जितनी होती है उससे ज्यादा करना होता है। और इतना कुछ करने के लिए अगर डेली क्लासेस क्यों होती है आपकी? इसी वजह से ना, क्योंकि पूरी सिलेबस हम कवर करें प्रैक्टिस के साथ, पीवाईक्यू के साथ, याद करते हुए, मेमोराइज करते हुए। तो मेहनत अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो आपको भी बढ़ाना है ना, कि एक तरफा है कि सिर्फ मुझे करनी है, सिर्फ मुझे गला फाड़ना है कि भाई 2 घंटे 15 मिनट पढ़ा लो, 2.5 घंटे पढ़ा लो, तो आप लोग गायब कर देंगे, ऐसे तो कैसे होगा? 50 तक के हैं। 41 नियोबियम, टिन, सेलेनियम 84, सेलेनियम 84, 84, 34। अच्छे से करो, नहीं याद है अगली क्लास में पिटाई लग जाएगी, पक्का लग जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें याद करनी। एटॉमिक नंबर कंप्लीट करोगे फिर ग्रुप नंबर में जाएंगे, ग्रुप नंबर कंप्लीट होगा फिर अलवाई में जाएंगे, अलवाई के बाद कैटलिस्ट में जाएंगे, कैटलिस्ट के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो निपटाते जाइए। बैठिए, उठिए छोटू। मैग्नीज, जिंक 30, मॉल्बेडिनम 29, आयरन 26, ब्रोमीन 12। बैठिए, इतना सोच के जवाब नहीं देना, उससे अच्छा मत दीजिए, सो जाओ आराम से घर में जाके, बेवजह इतना टेंशन लेते हो। पढ़ाई या तो जम के करो या नहीं करो, पढ़ाई बीच बीच में नहीं होती है। उठिए। क्रिप्टन 36, मॉल्बेडिनम 42, पैलेडियम 46, एंटीमनी 51, कैल्शियम 20, 54 किसका? जेनॉन। 32 किसका? जर्मेनियम। सीरियम 58, गुड। समेरियम, वेरी गुड। यूरोपियम 63, ल्यूटेशियम 71, प्रेसोडिमियम 59। एक्सेलेंट, ऐसे याद रहना चाहिए। आ रहा है समझ में? बैठिए, एक्सेलेंट। उठिए आगे, छुटिए आप। इंडियम 49, गुड। नियोडिमियम 60, शानदार। गैडोलिनियम 64, वेरी गुड। 65 किसका? टर्बियम, टेल्यूरियम 52, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठ। क्या जी, तुम लोगों से तो ज्यादा लड़कियों लोगों को याद है। छी, शर्म से डूब मरते हम तुम्हारी जगह होते तो। मुंह लटका के बैठे हुए ऐसा। याद क्यों?
उठो। 41 नियोबियम, 45 रोडियम। आयोडीन कितना? 53। गुड। गैलियम? गैलियम 31। बेटर, गुड, वेरी गुड। अगले क्लास में एटॉमिक नंबर 110 तक। अब मत करो, अब 50 पे लटके रहोगे तुम लोग तो 110 कब होगा यार? ऐसे ही पेंडिंग स्टार्ट होगा, एक बार बैकलॉग लगेगा वो लगा रह जाएगा। अब नई चीज तुम करोगे कि पीछे वाली करोगे? समझते हो नहीं? बार बार समझा रहा हूं भाई, एक पर एक लोग हैं इस मैदान में, एक पर एक तुर्रम खान है। मैंने क्लैरिटी से बोला, सभी दौड़ रहे हैं, ये ऐसी रेस है, दौड़ सभी रहे हैं, लेकिन इस रेस में दौड़ने वाला तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारी आंखों के सामने नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है 25 लाख लोग जेई नीट दोनों मिलाकर के, अगर मान लो कि 40 लाख लोग या 35 लाख लोग इतना वॉल्यूम दे रहा है एग्जाम, और हार्डली आपके पास सीटें मान लो कुल मिला के 50,000 55,000 ऐसे गवर्नमेंट सीटें हैं, सारी चीजों को मिला के 60,000 ही ले लो। अब आप समझ रहे हैं, मैंने 40 लाख वॉल्यूम बोला, 35 लाख वॉल्यूम बोला, 40 लाख वॉल्यूम में 60,000 लोगों को लेना है। 60,000 लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको एटॉमिक नंबर 1 से 110 अच्छे से याद होगा, कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद होगा, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर अच्छे से याद, तो आपका नंबर कब आएगा? ये एक ऐसी रेस है, बार बार समझा रहा हूं, जिसमें आपका कॉम्पिटिटर आपके आंखों के सामने नहीं है। वो कितना खतरनाक, कितनी तेजी से दौड़ रहा है आपको एहसास ही नहीं है। लेकिन उल्टा आपको रियलाइज ये करना चाहिए कि भाई हो सकता है वो मेरी गति से, स्पीड से वो 10 गुना दौड़ रहा है। हो सकता हो कि उसके टीचर, उसके मेंटर, हमारे टीचर मेंटर से भी ज्यादा डेप्थ में या अच्छा कंटेंट या अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हो। आपको फियर ये आना चाहिए, और मन में आता उसकी जगह क्या है? जो मेरी आंखों के सामने नहीं है वो तो दौड़ ही नहीं रहा है, तभी तो इतने लापरवाह हो, तभी तो इतने लापरवाह हो। मतलब जो दुश्मन आंख के सामने में नजर आए बस वही दुश्मन है यार। आतंकवादी लोग दुश्मन नहीं है, सिर्फ जो बॉर्डर पे दिखते हैं सामने वाले चेक पोस्ट के उधर, वही लोग दुश्मन हैं। कौन वाले दुश्मन ज्यादा खतरनाक होते हैं? जो दिखते हैं कि जो नहीं दिखते हैं? तो आप समझिए ना, तब तो आप समझ जाइए। यहां रिजल्ट सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, टीचर से भी हो रहा है, कंटेंट से भी हो रहा है, प्रैक्टिस से भी हो रही है, और सामने वाला क्या कर रहा है, किस अवस्था में कर रहा है, यू नेवर नो, बावजूद उसकी लापरवाही। ग्रेट, सुधारिए, ऐसे नहीं चलेगा ड्रॉपर बैच में, पूरी जी जान लगानी होगी, झोंकनी होगी, ठीक है? चलिए शुरू की जाए केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में आज की कहानी। टॉपिक है एलिमेंट की स्टेबिलिटी पर बात करते हैं। मतलब आज हम लोग नेचुरल और सिंथेटिक एलिमेंट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इससे पहले टॉपिक जो भी है, पहली टॉपिक छोटी सी क्या हुई थी? बॉन्डिंग इन एलिमेंट्स। दूसरी छोटी टॉपिक कौन सी हुई थी? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किस ब्लॉक से हो रहा है, किस ग्रुप से हो रहा है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। आज तीसरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेचुरल एंड सिंथेटिक एलिमेंट्स, ठीक है? केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स का अगला टॉपिक। नेचुरल एंड सिंथेटिक एलिमेंट्स। देखें, फिर से जो ये एरिया आ रहा है वो मैं आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ में नहीं है ये, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या एफ भी इंक्लूड कर लो, तो वहां से मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं। मतलब ये कंटेंट आपको बिल्कुल मिलेगा, बट कहां मिलेगा? एनसीईआरटी में। कुछ एस ब्लॉक में मिलेंगे, कुछ पी ब्लॉक में मिलेंगे, कुछ डी ब्लॉक में मिलेंगे, कुछ एफ ब्लॉक में। डी एंड एफ तो एक साथ है, पी के दो पार्ट है, एक पार्ट 11th में। कौन कौन ग्रुप? 11th में पी ब्लॉक के कौन कौन से ग्रुप हैं? ग्रुप 13 एंड 14, बोरोन और कार्बन फैमिली। और 12th में कौन कौन सी ग्रुप हो गई? 15, 16, 17, 18, ठीक है? डी एंड एफ ब्लॉक किसमें हो गया? 11th की 12th। चलो आ जाओ। एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने क्लियर कर लिया इस तरह से, कितने हैं? 118, 118 एलिमेंट्स हैं। कितने पीरियड्स में ये बटे हुए हैं? 7 पीरियड्स में। और ग्रुप्स कितने? 18 ग्रुप्स। अब इनमें से कुछ एलिमेंट्स नेचुरल हैं और कुछ एलिमेंट्स मैन मेड।
कुछ एलिमेंट्स नेचुरल है और कुछ एलिमेंट्स मैनमेड। समझिए, अब मैं इनको क्लासिफाई कर रहा हूं एलिमेंट्स, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, वर्गीकरण क्लासिफाई किसी भी चीज को किस आधार पे करते हैं डिपेंड उस पर भी करता, बोलिए, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग सिर्फ इस आधार पे भी क्लासिफाई कर रहे एलिमेंट को कि कौन से एलिमेंट बनाए गए हैं और कौन से एलिमेंट नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। अभी कोई और तरीके से हम नहीं बांट रहे हैं, आगे धीरे धीरे क्लासिफिकेशन का दूसरा आएगा। तो इनमें कुछ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नेचुरल, नेचुरल मतलब नेचर में वो कहीं ना कहीं मौजूद है, बोलो। और कुछ एलिमेंट्स कौन होंगे, सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स कौन है, पहले एक बात अच्छे से समझा जाए। एलिमेंट की डिस्कवरी एक बार में तो हुई नहीं, धीरे धीरे हुई है। क्या एलिमेंट, जैसे आज आप एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं, तो क्या एलिमेंट ऐसे सीक्वेंस में ढूंढे गए हैं क्या, सोचिए एक बार, नहीं नहीं। हाइड्रोजन को इंसानों ने ढूंढा है, गोल्ड को किसने ढूंढा है किसी को नहीं पता है, जबकि गोल्ड के एटॉमिक नंबर हायर है कि लोअर, हायर है। इसका मतलब एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं ढूंढे गए, उनकी डिस्कवरी सीक्वेंस में नहीं हुई। कोई हाई एटॉमिक नंबर हो सकता है पहले मिल गया, और कोई लो एटॉमिक नंबर हो सकता है बाद में मिला, ठीक है। तो ऐसे में नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, नेचुरल की पहले बात करता हूं, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर नेचुरल एलिमेंट बहुत पहले आ गया हो, बहुत पहले, हम लोग उसको एंशिएंट बोल सकते हैं, प्री हिस्टोरिक बोल सकते हैं। मतलब जहां तक अपने पास हिस्ट्री का अनुमान है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो सिविलाइजेशंस वगैरह, इंडस वैली सिविलाइजेशंस है ना, तो जहां तक अपने को हिस्ट्री का अनुमान है उसमें भी वो एलिमेंट यूज कर रहे किए जा रहे हैं, और उससे पहले भी। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, एंशिएंट या प्री हिस्टोरिक बोल सकते हैं। तो वो एलिमेंट तो डिस्कवरी जोन से ही बाहर है ना, हो सकता है कि उनका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है, और हाइड्रोजन वहीं पर सबसे पहली एलिमेंट इंसानों के नॉलेज में बहुत बाद में, ठीक है। तो पहले देखो, नेचुरल एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 to 94, 1 to 94 है प्लूटोनियम। 94 कौन है, प्लूटोनियम। अब यही एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो तुरंत तुरंत आप जवाब दे सकते हो। इतनी दूर क्या है, नेचुरल। अब इसमें कहानी क्या है, जब साइंस डेवलप होती है, लोग एलिमेंट्स को ढूंढते हैं, तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो लेट से ढूंढे गए, लेकिन उससे पहले लोगों को लगा कि ये नेचर में नहीं हो सकता, तो इंसानों ने बना दिया। कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओगे, आर्सेनिक ना, मैंने क्या पूछा, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो पहले इंसानों ने बना दिया, मैनमेड हो गया, वो बाद में नेचर में मिल गया, नहीं पता। ऐसा पहला एलिमेंट है टेक्नीशियम। एक्चुअली इंसानों के द्वारा बनाया गया ही वो एलिमेंट है सबसे पहला। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज टेक्नीशियम, टीसी। क्लियर हुआ, सबसे पहली एलिमेंट है इंसानों ने जो बनाई, टेक्नीशियम। बाद में टेक्नीशियम नेचर में मिला या नहीं मिला, मिल गया। कैसे समझ में आया मिल गया, क्योंकि नेचुरल एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितने तक है, 94 तक, और टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 43। क्लियर हो गया। एक और एलिमेंट है ऐसा, अच्छा अभी रहने दो। तो 1 to 94 ये सारे क्या हो गए, नेचुरल। चाहे पहले इंसानों ने बना लिया बाद में मिल गया हो तब भी, या डायरेक्टली पहले ही मिली हो। सिंथेटिक इसका मतलब कहां से कहां जाएगा, मैनमेड। सिंथेटिक मतलब मैनमेड हो गया ना। 95 एटॉमिक नंबर होती है एमेरिशियम, किसकी होती है, से लेकर के 118 तक। 118 कौन सा एलिमेंट हो गया, ऑर्गेनोजोन। क्या एलिमेंट 118 पे स्टॉप है या उससे आगे भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोई भी एटॉमिक नंबर कभी भी कोई ढूंढ सकता है या बना सकता है, और लोगों ने 118 के आगे बनाया भी। लेकिन हम लोग 118 तक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अपने पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड्स अवेलेबल है, 7। हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि अगर 8वां पीरियड अज्यूम कर लिया जाए तब कितना हो जाएगा, 168 तक अपन जा सकते हैं, 50 बढ़ जाएंगे लिमिट्स। अगर 9वां पीरियड अज्यूम कर लिया, कंसीडर कर लिया, तो फिर 50 एक्सटेंड हो जाएंगे और 218 तक। अगर 10वां भी अज्यूम कर लिया तो फिर 72 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और एटॉमिक नंबर कहां तक पहुंच जाएगी, 290 तक। चलिए ये समझ रहे अच्छे से, ठीक है। तो नेचुरल एलिमेंट्स का रेंज हो गया 1 to 94, और सिंथेटिक एलिमेंट्स हो गया 95 एमेरेशियम से लेके
118 ऑर्गेनिज्म। चलो अब बात करता हूं मैं नेचुरल एलिमेंट्स की। ध्यान से देखो, हमने बोला क्लासिफिकेशन का आधार या डिस्कवरी। क्लासिफिकेशन का आधार अगर बदल दिया जाए तो फिर दूसरे तरीके से, जैसे आप बोलते हो कि एसिड और बेस को हमने आर्हेनियस के ग्राउंड पे बांटा, तो क्या बोलते हो, एसिड वो है जो H+ दे, बेस वो है जो OH- दे, एक्वस सॉल्यूशन। वहीं बोलते हो नहीं, एसिड और बेस को हमने अगर ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से बनाया तो बोलते हो एसिड वो है जो H+ दे, वाटर की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के प्रेजेंस में, और बेस वो है जो H+ ले। बोलते हो अगर एसिड और बेस लुईस के आधार पर क्लासिफाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे, इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करे। तो क्लासिफिकेशन किस आधार पे अभी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, तो उस आधार पे नेचुरल और सिंथेटिक। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी बोलूं तो दो तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। क्लियर है? तो चलो वो भी मैं यहां पे थोड़ा सा लिख ही दे रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। बेसिस ऑफ डिस्कवरी, इसमें क्या क्या लिखा आपने, नेचुरल, सिंथेटिक, और वहीं पर अगर मैंने बेसिस ऑफ क्या लिखा, स्टेबिलिटी, एलिमेंट्स की किस चीज पर, स्टेबिलिटी के आधार पे। तो अब बोलो इसमें क्या क्या हो जाएगा, स्टेबल एलिमेंट्स और अनस्टेबल एलिमेंट्स। अब ये यहां पे इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको भी मैं साथ में यूज कर लूं, वो भी अब साथ में ही मैं यूज कर लूंगा, इसलिए मैंने लिख दिया। किसी और आधार पे भी बांटा जा सकता है तो वो भी अब साथ में यूज कर ले। आपको नेचुरल समझ में आ गया, सिंथेटिक समझ में आ गया, इंसानों ने बनाया। अब बातें करते हैं थोड़ी स्टेबल और अनस्टेबल की। सर ये क्या है? हाँ, पहले सिंथेटिक को एक और पॉइंट, ये जो सिंथेटिक है जो इंसानों ने बनाया, फिर बनाया कैसे, कॉमनली एलिमेंट, कॉमन तरीके क्या क्या है एलिमेंट्स को बनाने के, बोलो। बॉम्बार्डमेंट, किस चीज की, अल्फा पार्टिकल की। कहां पे, न्यूक्लियस पे, वो उससे नया एलिमेंट बनता है। चलो ठीक है, कोई नहीं। देखिए जो नॉन एलिमेंट है उनके साथ मैनिपुलेशन किया जाएगा, टेम्परिंग की जाएगी। नए एलिमेंट बनाने के लिए जो नॉन एलिमेंट है एग्जिस्टेंस में जो है उनके साथ किसी तरीके की टेम्परिंग की जाएगी, मैनिपुलेशन किया जाएगा। टेम्परिंग क्या की जाएगी भाई, तो 3-4 तरीके के रास्ते हैं। पहला कॉमन रास्ता, सबसे पहला कॉमन, किसी नॉन एलिमेंट पर सब एटॉमिक पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट कराया जाए हाई एनर्जीज। मेरी बात को समझो, कोई नॉन एलिमेंट है उस पे क्या किया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या कुछ ऐसा सिमिलर पार्टिकल्स जैसे अल्फा। अल्फा इज He++। अल्फा अपने आप में क्या है, न्यूक्लियस है। अल्फा क्या है, कैसे जी, अल्फा किसे बोलते हो आप, हीलियम 2 4 है, अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यही अल्फा हो गया हमारा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बच गया, He++ 2 4। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, प्रोटॉन कितने हैं, 2, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसका कहां पे पाया जाएगा, न्यूक्लियस। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल क्या है, एक तरह का न्यूक्लियस। तो अल्फा को हम सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं कह सकते, अल्फा पार्टिकल अपने आप में न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो हमने बोला सिंथेटिक एलिमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, किसी नॉन एलिमेंट पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सिमिलर पार्टिकल से क्या किया जाए, बमबारी की जाए। ऐसा करने से हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे, कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अल्फा मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर मैं अल्फा मार रहा हूं तो हो सकता है ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन न्यूट्रॉन जाके उसके न्यूक्लियस में स्टक कर जाए। क्या समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, जिस न्यूक्लियस पे, जिस एलिमेंट पे, एटम पे आप अल्फा मार रहे हो, अगर उसके न्यूक्लियस में जाके हमारा अल्फा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अल्फा इज कलेक्शन ऑफ, जाके स्टक कर गया, मर्ज कर गया, तो एलिमेंट की एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ। तो पहले जितने प्रोटॉन थे 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो बोलो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी। तो नया एलिमेंट बनाना, तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। कई बार बॉम्बार्ड करने से सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सिमिलर पार्टिकल्स लाइक अल्फा, जो सामने वाला न्यूक्लियस है वो जुड़ने की जगह वो टूट जाता, ब्रेक कर गया। तो ब्रेक करने का मतलब है छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। तो यदि छोटे न्यूक्लियस में टूट गया तो एटॉमिक नंबर उसकी बढ़ गई कि घट गई,
तो इस तरीके से भी नए एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो पहला तरीका हुआ बॉम्बार्डमेंट करवा के। दूसरा तरीका, दो एलिमेंट को आपस में टकरा ही दिया, एलिमेंट को ही टकरा दिया, एटम को, दोनों एटम को लाके हाई एनर्जी से बमबारी करवा दी, टकरा दिया, कोलिजन करवा दिया। तो इससे भी दोनों आपस में टकरा के या तो चिपक जाए या टूट जाए, कुछ नया बन जाए। समझ रहे हो? तो ये दो सबसे कॉमन तरीके। कई बार एटॉमिक एक्सप्लोजन या आप कह सकते ये सुने हो, परमाणु परीक्षण सुने हो ना? तो इससे भी कई बार क्या होते हैं, छोटे मोटे एटॉमिक बॉम्ब को एक्सप्लोजन करवा करके नए एलिमेंट बनवा लिए जाते हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो सिंथेटिक एलिमेंट्स, पहला मैंने बोला प्रिपेयर्ड बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ किसका, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और लाइक पार्टिकल्स। कहां पे? ऑन सम नोन एलिमेंट्स। सही है? कुछ नोन एलिमेंट्स पर अगर मैं इस तरीके की बमबारी करवाऊं तो हो सकता है। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं जो आपके सिलेबस में दी हुई, डी एंड एफ ब्लॉक में। ठीक है? प्लूटोनियम है, एटॉमिक नंबर कितनी है प्लूटोनियम की? 94। अगर इस पर अपन बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स करवाएं, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा, He++ ना, ये करवाया, तो हीलियम He++ में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो नया एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? क्या आया समझ में आपको? तो क्यूरियम कैसे आया? प्लूटोनियम पर अल्फा का बॉम्बार्डमेंट करवाया। बोलो, किसी को डाउट है? कुछ है मन में तो पूछो। तो ये पहला तरीका हमने डिस्कस किया। आओ जो दूसरे तरीके पे, हाई एनर्जी कोलिजन ऑफ prepared by high energy collision of, देखो इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका ना कॉन्वेंशनल तरीके से तरीका बदलोगे अगर, तो इनऑर्गेनिक लंबे समय तक दिमाग में रहेगा, आपको एक्सेप्शन फील नहीं होगा और याद नहीं करनी होगी। एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर, ये सब का तो कोई ऑप्शन नहीं, तो ये तो याद करना पड़ेगा, इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। कॉमन नेम्स, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना होगा। एलवाई का नाम कोई ऑप्शन नहीं है, एलवाई में कॉम्पोजिशन वो याद करने होंगे आपको। लेकिन बाकी जो इनऑर्गेनिक है वो बहुत, जिस तरीके से वो प्रेजेंट की हुई है बुक में, अगर आप उसी कॉन्वेंशनल वे में सीखना चाहेंगे ना, नहीं सीख पाएंगे। वो कॉन्वेंशनल वे यूजफुल कब है? जब आप स्टूडेंट से उठ के एक लेवल टीचर पर चले जाएंगे, रिसर्च पे चले जाएंगे, समझ रहे हो, स्कॉलर लेवल पर चले जाएंगे, तब वो यूजफुल है चैप्टर्स में। जैसे अभी हमने आपको सिंथेटिक एलिमेंट बताया, अब सिंथेटिक एलिमेंट की थियरी हमारी किताब में कहीं नहीं है। अगर सच बोलो तो ये तो 9th-10th की चीज है या जनरल नॉलेज की चीज है। क्या ये जनरल नॉलेज की चीज है कि नहीं? तो थियरी कहीं से उठाया, एग्जाम्पल कहां से लिया? आपकी बुक से लिया। किस ब्लॉक से लिया? डी ब्लॉक्स। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, अभी मैं ले रहा हूं वो पी ब्लॉक से लूंगा। तो कोई एग्जाम्पल डी ब्लॉक से, कोई एग्जाम्पल पी ब्लॉक से, थियरी ली गई किसी और ब्लॉक से, या यूजुअली बोल लो तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की थियरी हो गई, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो अगर आप इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका सही करेंगे ना, तो आपको लंबे समय तक वो दिमाग में स्टोर रहेगा। भूलोगे तब भी, क्योंकि फैक्चुअल सब्जेक्ट है, भूलोगे तब भी, लेकिन भूलने का टेंशन नहीं लेना। आप क्लासेस रेगुलर करते रहे, भूलते भूलते लास्ट में जो आपको याद रहेगा वही एग्जाम में आएगा, बात खत्म है। इसी से मतलब है ना। लेकिन तरीका को थोड़ा सा बदले हम लोग। तो प्रिपेयर्ड बाय हाई एनर्जी कॉलिजन ऑफ किसका जी? बोलो, 2 नोन एलिमेंट्स। 2 नोन एलिमेंट्स को हम क्या कर दे? आपस में कोलाइड कर दे। लो एनर्जी से कि हाई से? हाई से। अच्छे से सीखे, ध्यान से। देखो ठीक से, मैंने एक एलिमेंट लिया कैलिफोर्नियम, CF, ठीक है? इसके एटॉमिक नंबर है 98। कितनी है? 98, कैलिफोर्नियम। और इस पर मैंने कोलिजन करवाया इसका कैल्शियम से 2048। कैलिफोर्नियम पर कोलिजन किससे करवाया? कैल्शियम से।
और यहां पे 249, कितना 249, 249 ऐसे याद रखता हूं, 248 एक बढ़ा के, 248 एक बढ़ा के, ऐसे हम ध्यान रखते। अपना जुगाड़ है भाई, आपको भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा धीरे धीरे। अब जब आपने इसका कॉलिजन कराया तो दोनों जुट गए, जुट गए, बोलो। जुटने के बाद एटॉमिक नंबर देखो, कैल्शियम होती है 20 और 40 ना नॉर्मल वाली, तो ये 40 वाली नहीं है, ये कौन वाली है? मतलब ये भी नेचुरल रहा होगा, ये भी मैनमेड है, ये भी मैनमेड है। समझ में आया? पहले इसे आप कैल्शियम, ध्यान से मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, इसे आप कैल्शियम 20-40 का क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप या आइसोटोप? क्या पूछा मैंने? कैल्शियम 20-40 का ये क्या है, एलोट्रॉप है या आइसोटोप? आइसोटोप है, एलोट्रॉप नहीं। एलोट्रॉप क्या होता है? जब एलिमेंट अपना रूप बदल लेते हैं, डायमंड ग्रेफाइट। ये एलोट्रॉप है 20-40 का या आइसोटोप? आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर वही, मास नंबर अलग। तो 40 की जगह क्या है? 48। तो कैसे याद रखा? कैलिफोर्नियम पर कैल्शियम का बोmbardment हुआ, 2048 वाला, 40 वाला नहीं है, ये ऑलरेडी मैनमेड है। क्या लिख दूं यहां पे? सिंथेटिक आइसोटोप। बोलो किसकी? कैल्शियम। चलो, जब कॉलिजन हुआ तो ऐड हो गया, ऐड हुआ तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे जी? 118 प्रोटॉन्स, 118 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट की होती है? ऑर्गेनोजोन। अभी करा है, टेबल का सबसे जीरो होता है एलिमेंट ओजी, सही है? चलो, जो नया एलिमेंट बना दोस्त, वो बना ओजी ना, तो प्रोटॉन्स नीचे ऐड हो गया, तो ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऐड हो जाएगा। बोलो, होगा ना? तो दोनों जब ऊपर ऐड हो जाएंगे तो जितना ये सम होगा उतना वहां होगा, होगा ना? लेकिन मैं याद रखता हूं, इस पूरी प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं। क्या बाहर आते हैं? पूछा हुआ जेईई मेन का ये एग्जांपल। 3 न्यूट्रॉन इस प्रक्रिया में बाहर आते हैं, इस प्रोसेस में बाहर आते हैं। तो ऊपर जोड़ के कितना है पहले ठीक से देखो, 48 96 होता है, एक एक्स्ट्रा है तो 97, तो ऊपर है 297। बोलो, 3 न्यूट्रॉन निकल गया उसमें से। 297 क्या है संख्या में? प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। हमने दोस्त क्या याद रखा, बाहर क्या निकल गया? 3 न्यूट्रॉन। तो ऊपर बचेगा दोनों मिला के कितना? ऑर्गेनोजोन बन गया 294। नया एलिमेंट किससे बना? कैलिफोर्नियम और कैल्शियम के कॉलिजन से, हाई एनर्जी कॉलिजन से। कितने लोग आए समझ में? हाथ उठाइए सभी लोग, वेरी गुड। हाँ, नहीं, उस प्रोटॉन से क्या मतलब? हाँ, कहां से होगा? नहीं निकले, देखो प्रोटॉन्स तो नीचे है, तो प्रोटॉन्स तो ऑलरेडी सम हो चुका है। न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है? तो इसको एक बार और अपने तरफ से लिखा जाए। उठिए, ऑर्गेनोजोन लिखना, क्या क्या टकरा? विच इज ऑलवेज कैलिफोर्नियम, आराम से। एटॉमिक नंबर नीचे 98, वेरी गुड। इस पर किससे टकराऊं कॉलिजन? 20 ऊपर, बहुत अच्छा। यहां पे क्या याद रखा? 249, एक बढ़ा के है ना, ठीक है। अब इसके लिए नीचे ऐड कर देंगे हम, तो ऐड करने से कितना बन गया? 118 किसका नाम हो गया? मैंने क्या याद रखा, इसमें क्या होना है? 3 न्यूट्रॉन। तो ऊपर जो जोड़ के है उसमें से 3 माइनस कर देना है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 294। वेरी गुड, बैठिए। क्या याद हुआ सभी को? ये एग्जांपल हमने कहां से उठाया है? ब्लॉक एनसीईआरटी क्लास 2। ठीक है, तो आइए आपको फिर से बता रहा हूं। तो डिस्कवरी के आधार पे जो नेचुरल के बाद सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, तो सिंथेटिक एलिमेंट्स बनाए गए हैं या तो किसी नॉन एलिमेंट पर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बॉम्बार्ड करके, या 2 नॉन एलिमेंट्स को हाई एनर्जी कॉलिजन के थ्रू, या तीसरा एक और तरीका होता है एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स। एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, इस से भी हम लोग बना सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स।
ठीक से आइए अब बातें करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल की। इसका क्या मतलब हुआ? स्टेबल एलिमेंट्स वो हुए जिनको ब्रह्मा जी के अमरता का आशीर्वाद मिला हुआ है, मतलब वो एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, वो जो एलिमेंट है वो वही रहे, वो स्टेबल एलिमेंट्स अमर है, उनकी कोई उम्र नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लो, हाइड्रोजन H11 लिखते हो ना, तो हाइड्रोजन, नेचर ने हाइड्रोजन जो बनाया, अच्छे से समझें इस बात को, नेचर ने जो हाइड्रोजन बनाया है उस हाइड्रोजन को बनने में कितना वक्त लगा होगा? 10, 20, 25, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, कितने साल लगे होंगे? मिलियन बिलियन कुछ नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? यही हुआ नेचुरल एलिमेंट्स, स्टेबल एलिमेंट। तो ये हाइड्रोजन एक्चुअली, थोड़ा सा अगर आप बिग बैंग को याद करें, 9th 10th में सुना होगा बिग बैंग थियरी। वो थियरी क्या कहती है? ये जो यूनिवर्स है ये एनर्जी का पैकेट था, ये एनर्जी थी। हिंदी मीडियम वाले लोग क्या बोलते हैं? धधकता हुआ लावा, लौ, कुछ ताव, कुछ बोलते रहते हैं, यही ना बोलते हो जी? तो ये यूनिवर्स जो है वो एनर्जी थी। एनर्जी कन्वर्ट किया किसमें? मास। मास मतलब मैटर में। एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें? मास में, मैटर में, जिसमें बाद में साइंस में बहुत सारे थियरी भी आए। तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ। मास का मतलब हुआ मैटर, मास का मतलब मैटर, का मतलब मैटर का मतलब सब्सटेंस, मैटर सब्सटेंस मतलब कंपाउंड। दुनिया का हर सब्सटेंस क्या है? कंपाउंड है, या तो प्योर है या इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब 10 तरह के कंपाउंड मिले होंगे। हमारा बाल भी क्या है? कंपाउंड है। एक तरह के हैं या बहुत तरह के हैं? बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के होंगे ना। तो एनर्जी कन्वर्ट करता है किसमें? मैटर में। मैटर का मतलब क्या हुआ? सब्सटेंस। सब्सटेंस कंपाउंड, मतलब कंपाउंड। अब कंपाउंड किससे बना? तो कंपाउंड इज द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड इज द कलेक्शन ऑफ। अब मॉलिक्यूल कैसे बना? जब दो एलिमेंट रिएक्ट की, जब दो एलिमेंट, मतलब पहला चीज क्या है? एलिमेंट, तब ना मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट, एलिमेंट के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड, कंपाउंड के बाद सब्सटेंस, मैटर। इसका मतलब है जो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ, वो मास जो है वो क्या बना? क्या था पहले? एलिमेंट था। क्या था पहले? और वही ढेर सारे एलिमेंट जब बनने शुरू हुए तो वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाने लगे? मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स बनाने लगे। क्लियर हो गया? मतलब बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि मिलियन बिलियन ईयर्स में एनर्जी कन्वर्ट हुआ एलिमेंट। तो नेचर में सबसे पहला और सबसे स्थिर से बना हुआ सबसे पहला एक हम लोग क्या मानते हैं इस तरह से? हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पर हीलियम। ठीक है, तो इसी वजह से आप बोलते भी कि यूनिवर्स का 98% पार्ट सिर्फ किसका है? हाइड्रोजन एंड हीलियम का। यूनिवर्स का 98% पार्ट सिर्फ किसका है? हाइड्रोजन एंड हीलियम का। और यूनिवर्स के 2% में बाकी सब। 70% अकेला यूनिवर्स में क्या है? हाइड्रोजन। और 28% अकेला यूनिवर्स में क्या है? हीलियम। जरा सोचिए, मतलब ये दो एलिमेंट सबसे पहले बने होंगे, सबसे स्टेबल रहे होंगे। तो अब ये यूनिवर्स समाप्त भी हो जाए, ये अर्थ समाप्त, यूनिवर्स की बात, मान लो अर्थ किसी चीज से टकरा गया, समाप्त हो जाए तुम्हारे कोर्स कंप्लीट होने से पहले, अच्छा बच जाओगे, एग्जाम नहीं देना होगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा या हाइड्रोजन बदल जाएगी किसी चीज में? वो वही रहेगी। ये तभी बदलेगी जब वापस ये यूनिवर्स क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। मतलब सोचो, एलिमेंट बनने से भी पहले क्या बना होगा? अब अगर ठीक से सोचो, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोलो, मेसॉन्स, जियोन, पियोन, ग्लूऑन, सेकॉन, हैपेरॉन, बेरॉन, सिग्मा, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, इंटरमीडिएट बोसॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो एलिमेंट बनने से पहले ये लोग गलियाए नहीं है बे, पार्टिकल्स का नाम है। ये नहीं बोलना कि सर एटम के नाम के आर में क्या क्या बोसॉन्स बोल दिए हमको, जाके ढूंढ, छोटू सीरियसली ले लियो। अरे बोसॉन कोई गाली नहीं है, पार्टिकल्स का नाम है। ठीक है, तो हमने बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया होगा और फिर उसी का रीअरेंजमेंट हुआ होगा, तो क्या बना होगा? एटम बना होगा, तो हाइड्रोजन। तो स्टेबल एलिमेंट कौन थे? वो सारे जो नेचर ने धीरे धीरे बनाए, जिनको बनाने में नेचर ने मिलियन बिलियन ईयर्स लिया, वो सारे स्टेबल है। अब
कुछ ऐसे जो बनते 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 भी अपनी एक उम्र लेके आ गया, वो क्या हो गया? फिर से बोल रहा हूं, एलिमेंट दो तरह के हुए। स्टेबल वो जो अर्थ के समाप्त हो जाने के बाद भी समाप्त नहीं हो सकता है, उसका एग्जिस्टेंस वही रह जाएगा, वो मैटर बदल लेगा। हो सकता है कि किसी दिन कुछ ऐसा हो जाए कि सारा का सारा ऑक्सीजन अर्थ का समाप्त हो जाए, हाइड्रोजन से मान लो कितना भयंकर लेवल पर स्पार्क हुआ, इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, और इलेक्ट्रिक स्पार्क ऐसा हुआ अर्थ पे कि हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में और ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन सारा हाइड्रोजन से कंबाइन कर गया, अर्थ का भी निकल निकल के, मान लो ऐसा कुछ हुआ, सारा किस में कन्वर्ट कर गया? पानी में। तो ऑक्सीजन समाप्त हो गया, O2 समाप्त हो गया, लेकिन वो क्या ऑक्सीजन एलिमेंट भी समाप्त हो गया? नहीं, O2 समाप्त हुआ, O2 कन्वर्ट किस में कर गया? तो ये मैं क्या कह रहा हूं, अर्थ हो सकता है कि अगर समाप्त हो तो कोई एलिमेंट किसी और फॉर्म में चला जाए। सोडियम अगर NaCl में है तो हो सकता है Na2CO3 में चले जाए, लेकिन सोडियम सोडियम ही रहेगा। इसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं। अब दूसरा हुआ अनस्टेबल। अनस्टेबल वो हुआ जो एक उम्र लेके आया, जो एक एज लेके आया, मतलब जिसको कभी ना कभी मरना है, तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। मान लो मैंने बोला आपको, ध्यान से सुनो, कि भैया रेडॉन 4 दिन में मर जाती है। मान लो हमने ऐसा बोला कि रेडॉन 4 दिन में मर जाती है। मर जाने का मतलब वो किसी दूसरे एलिमेंट में बदल गया। एलिमेंट के मरने का मतलब क्या हुआ? किसी दूसरे एलिमेंट में बदल गया। तो आप रेडॉन को स्टेबल बोलोगे या अनस्टेबल बोलोगे? क्या बोलोगे छोटू? क्लियर है सभी का? अनस्टेबल बोलोगे। अगला पॉइंट, मान लो मैंने बोला कि भाई ट्रिटियम, सुने हो ट्रिटियम, तो ट्रिटियम मान लो मैंने बोल दिया कि 12 साल में ट्रिटियम मर गई, तो स्टेबल हुआ ट्रिटियम या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अच्छा आ जाओ धीरे धीरे। मैंने बोला कि रेडियम है एक एलिमेंट, देखो रेडियम 1600 साल तक जीवित रहती है। अब रेडियम क्या हुआ, स्टेबल या अनस्टेबल? क्या रहा? एग्जैक्टली, ये नहीं कि 1600 साल सर बहुत हो गया। एलिमेंट की उम्र चाहे सेकंड में हो चाहे लाख साल में हो, अगर उम्र डिफाइन हो गई तो वो अनस्टेबल। क्लियर हो गया अच्छे से? क्योंकि जिसकी उम्र ही नहीं है, जो ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान लेके आया है, तो उसके सामने में तो भैया तुम 10,000 साल भी जियो, क्या हो? कुछ नहीं है ना। बोलो, आपको क्या लगता है कि चूहे की उम्र ज्यादा है कि कम है? चूहे की उम्र, औसत उम्र ज्यादा है या कम है? कम। क्यों आप सोच रहे हैं कम है? क्योंकि आप उसे अपनी उम्र से देख रहे हैं। आप उसे चींटी की उम्र से देखें ना, एक फ्लाई मॉस्किटो की उम्र से देखें ना। अब बोलो चूहे की उम्र कम है कि बहुत ज्यादा है? एक जो मच्छर पैदा होता है वो क्या सोचता होगा, काश हम भी चूहे की तरह। भाई जो सेकंड मिनट में समाप्त हो रहा है, अगर उसको 10 साल जीने को मिल जाए तो उसके लिए तो वो क्या इनफाइनाइट एज है ना। इसीलिए आपको इसलिए कम और ज्यादा कोई लगा, 1600 साल किसी स्टूडेंट को इसलिए ज्यादा लगेगा क्योंकि वो अपनी उम्र देख रहा है। हम भाई 60 65 70 इंसान जीते हैं और हम तो यहाँ चाउमीन बर्गर पिज्जा खा के चल रहे हैं, पता नहीं 20 22 25 चलेंगे कि नहीं, अगले साल तो ऑपरेशन होना है गैल ब्लैडर स्टोन का। तो वो अपनी उम्र से बेचारा देख रहा है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा लग रहा है। तो एलिमेंट के केस में क्या है, रेफरेंस क्या है? स्टेबल एलिमेंट। तो स्टेबल एलिमेंट मतलब एजलेस। तो क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, तो मैं अगले पेज में लिखता हूं ये भी आके ध्यान से। अब एक्स बना लिया ना, स्टेबल एलिमेंट्स नेवर चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग उसी बना। टू एनी अदर एलिमेंट। क्लियर हो गया? ये स्टेबल होगा। ठीक से देखिए, एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अब जब आप लिखते हैं तो हाइड्रोजन का H11, हीलियम H24, सोडियम Na,
अब आप बताइए पीरियोडिक टेबल के ज्यादातर एलिमेंट जो नेचुरल है, नेचुरल में बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है वो स्टेबल होते होंगे क्या अनस्टेबल? ज्यादातर एलिमेंट क्या होते होंगे? लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर ऐसा नहीं होता तो अर्थ पर तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती। हाँ, हम लॉकर में रख के आते सोना और लॉकर से निकालने कई साल बाद जाते तो बन के आता चांदी। हो सकता आपके खाने में कोई ऐसा एलिमेंट ऐड हो, भाई खाना बना के मम्मी थाली में परोसी चिकन पकौड़ा और जब खाने आके हाथ धो के बैठे तो बन गया पनीर पकौड़ा। मतलब समझ लो ना, एलिमेंट बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? कंपाउंड बदल जाएंगे। कंपाउंड्स बदलेंगे तो हो सकता है कि नॉन पॉइजनस पॉइजनस हो जाए। तो अर्थ पर लाइफ इसीलिए सर्वाइवल है, यहां हम सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली एलिमेंट्स जो अपन यूज कर रहे हैं वो कौन से यूज कर रहे हैं? स्टेबल यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया चीज? तो स्टेबल एलिमेंट्स अधिकांश है, इसलिए इसमें ये सोचना ही नहीं है कि सर कौन स्टेबल होगा और कौन नहीं होगा। दूसरा, सेकंड, अनस्टेबल एलिमेंट्स। ध्यान से एक पॉइंट और लिखूंगा उसमें, अनस्टेबल एलिमेंट्स। क्या पॉइंट है बोलो? क्या बोला हमने? अनस्टेबल एलिमेंट किसको बोलेंगे? एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट जो अंडरगोस, बोलो, डिकॉम्पोजिशन, डीके और फ्यूजन। क्लियर हो गया? अंडरगोस, और वो भी नेचुरल ना जी, नेचुरल डिकॉम्पोजिशन मतलब टूटना। इसका स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में और शब्द इसको रिप्लेस करते हैं डीके, या और क्या बोल सकते हैं अपन? फ्यूजन। बोलो, फ्यूजन मतलब क्या होता है? टूटना। फ्यूजन जुटना, फ्यूजन टूटना। तो वैसे एलिमेंट जो नेचुरल डिकॉम्पोजिशन, डीके या फ्यूजन में जाते हो वो क्या हो गया हमारा? अनस्टेबल एलिमेंट। जैसे एग्जांपल इसका भी लिया जाए, कुछ बोल दे रहा हूं तो सुनो। एग्जांपल लिया मैंने, रेडियम भी ले सकते हो, रेडॉन भी ले सकते हैं। चलो मैं अभी इजी वाला ले रहा हूं, हाइड्रोजन 1,3, हाइड्रोजन 1,3, दिस इज कॉल्ड ट्रिटियम। क्या कहलाया ये? ट्रिटियम। सुने हो ना? ये हाइड्रोजन 1,1 का क्या है? एलोट्रॉप है या आइसोटोप? आइसोटोप। पकड़ रहे हो अच्छे से? एलोट्रॉप में क्या होता है? फॉर्म ही बदल जाता है। जैसे O2 चला गया O3 में, ये ना हो गया एलोट्रॉप। व्हाइट फास्फोरस चला गया ब्लैक में, तो व्हाइट में P4 मॉलिक्यूल है और ब्लैक में P का चेन है, ग्रेफाइट की तरह। ब्लैक फास्फोरस ग्रेफाइट की तरह हो जाती, तो फॉर्म ही बदल जाता। यहां पर एटम का मास नंबर बदलता है, आइसोटोप। ये एक अनस्टेबल एलिमेंट है। अच्छे से पॉइंट सुनते जाएंगे, फिर सभी को मिला के करवाऊंगा। तो ये किसी न किसी किस में जाते होंगे? डीके में, टूटने की प्रक्रिया। ध्यान से, ये जो डीके वाला प्रोसेस है इसको मैं अगले पेज में लेता हूं एग्जांपल। ये जो डीके वाला प्रोसेस है, टूटने की जो प्रक्रिया है, ये कई तरीके का डीके हो सकता है। डीकेज लाइक अल्फा डीके। ध्यान से सुनोगे, क्या बोला? का मतलब हुआ उस एलिमेंट से अपने आप अल्फा निकलते रहेगी। क्या निकलते रहेगी? अल्फा। धीरे निकले तेज निकले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्या निकल रहा है? अल्फा का किसको बोलते हैं? अल्फा किसको बोलते? बोलो, He++, 2 और 4। तो अनस्टेबल एलिमेंट का मतलब पहले तो वो हुआ कि वो एलिमेंट जो अपने आप को कुछ समय लेकर के, कुछ टाइम लेकर के ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी और एलिमेंट में। एलिमेंट अंडरगोज नेचुरल डिकम्पोजिशन, डीके और फ्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इक्वल टू लगाया करिएगा। हाँ, एक विथ अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम। क्या कुछ समझ में आ रहा है? एक सर्टेन टाइम स्पैन में वो अपने आप को क्या कर रहा है? बोलो, चेंज कर रहा, ट्रांसफॉर्म कर ले रहा। और ये समय जो है सभी के लिए फिक्स होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा, वो एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करेगी। ट्रांसफॉर्म किस क्यों कर रहा है? तो हो सकता है कि उस एलिमेंट से क्या निकल जा रही हो? अल्फा। खुद ही क्या निकल जा रही हो? अल्फा। हो सकता है उससे बीटा निकल जा रही हो।
समझ रहे हो? या किसी स्पॉन्टेनियस फिजन भी एक होता है, अपने आप टूटना। तो बहुत तरीके की चीजें हो सकती है, अल्फा डीके, बीटा डीके, स्पॉन्टेनियस फिजन, एसएफ बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस फिजन ये आगे और दूसरे पार्ट से वगैरह वगैरह, एसएफ इटीसी। पहले क्लियर हो गया? अनस्टेबल एलिमेंट अपने आप किसी न किसी तरीके के टूटने की प्रक्रिया में जाएंगे। मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, ठीक से एग्जांपल्स। हाँ, पहले एक पॉइंट और लिखूंगा। ये जो समय होगा कौन सा, जिसमें वो क्या करेंगे, चेंज करें। अब इस समय को समझो, ये जो डीके पीरियड होगा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज, इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं शायद समझ जाए। सोचने से क्या लगता है, सर वो वाली टाइम जो एलिमेंट ले रहा है अपने आप को समाप्त करने में, किसी दूसरे एलिमेंट में बदलने में, सर वही तो उसकी उम्र हो गई, वही उसकी क्या हो गई, उम्र हो गई। लेकिन मेरी बात को समझो, एलिमेंट इज व्हाट, एलिमेंट इज कलेक्शन ऑफ एटम। इसको ऐसे समझो, आप क्लास में स्टूडेंट है, सारे एलिमेंट है, हर कोई अलग अलग टाइम ले रहा है समझने के लिए, या बोलो तो स्थिर टिकने के लिए। बैच शुरुआत के समय में चलो फुल हो गए, पूरे 300 लोग बैठे हुए हैं, 10 क्लास बाद 300 लोग रहेंगे, लेकिन एलिमेंट तो यही है ना, यही केमिस्ट्री वाला लेजेंडरी डुओ है, एलिमेंट वही है, और आप लोग उसके क्या हैं, एटम्स है। 10 क्लास बाद हो सकता है 250 लोग हो, 50 क्लास बाद हो सकता है कि 150 लोग बचे, 150, 100 क्लास के बाद हो सकता है 20 लोग बचे, कोर्स समाप्त होने के दिन हो सकता है 6 लोग 5 लोग बचे। मेरी बात समझिए, जिस दिन कोर्स समाप्त हुआ उस दिन ये एलिमेंट समाप्त हो गया। तो आपको मैं पूछूं कि बताइए इस एलिमेंट की उम्र कितनी हुई, आप फंस गए ना बताने में, क्योंकि कोई एटम तो सर पहले ही दिन समाप्त हो गया, मर गया। कोई एटम सर 7 दिन बाद मरा, कोई एटम 1 महीने बाद मरा और हो सकता है कि टीचर ऐसा है कि पहले ही दिन 300 में 299 मर गए। तो सब गड़बड़ है, आप कैसे उम्र डिफाइन करेंगे? सब एटम लाइक हैं तभी ना एलिमेंट है, लेकिन मरने को कोई पहले मर गया, कंज्यूम हो गया, ट्रांसफॉर्म कर गया, कोई लेट से कर रहा। मरने का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग से है, यहाँ जो यहां से निकला वो मर थोड़ी ना गया यार, वो ट्रांसफॉर्म कर गया, किसी और एलिमेंट में चला गया क्लासरूम। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए डीके पीरियड को समझना मुश्किल है। क्या डीके पीरियड हमारा एग्जैक्ट एज हो सकता है, एग्जैक्ट एज ऑफ लाइफ हो सकता है क्या? तो कैसे होगा? क्या ऐसे किया जाए कि ये एवरेज ऑफ लाइफ ऑफ एंटायर एटम्स, क्या ऐसे किया जा सकता है? सर कौन कब निकला, सबका निकाल लो, जोड़ करके सबका एवरेज कर दो। नहीं, क्यों नहीं किया जाता? बड़ा अच्छा रीजन है, बताओ 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 क्यों नहीं किया जा सकता इस पे से? ऐसे मैं डीके पीरियड को क्यों नहीं डिफाइन कर सकता हूं एवरेज? सर क्लासरूम 300 का भी हो सकता है और आप ही का क्लासरूम 100 का भी हो सकता है। बैच ना बने तो सर ड्रॉपर बैच का छोटा भी हो सकता है, तब तो एवरेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा ना उसी का। डेरिवेटिव करते तभी ना आता है। समझ रहे हो? हमने एटम्स कम लिया एलिमेंट का, एटम्स ज्यादा लिया एलिमेंट का, तो फिर एवरेज लाइफ भी क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, एक नए तरीके का डीके पीरियड डिफाइन करते हैं, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलते हो? हाफ लाइफ पीरियड। और इसका सिंबल हो गया टी हाफ। ये क्या हुआ, ध्यान से सुनो, ये वो उम्र है जो एलिमेंट लेता है अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा होने में। किसी भी सब्सटेंस का भी ये डिफाइन होता है हाफ लाइफ पीरियड, किसी भी केमिकल की हाफ लाइफ पीरियड डिफाइन हो सकती है। तो हाफ लाइफ वो उम्र है जो वो एलिमेंट ले रहा है अपने ओरिजिनल अमाउंट। अब 100 ग्राम लो कि 1 किलोग्राम लो, मुझे मतलब नहीं है, अपने ओरिजिनल अमाउंट का क्या लेने में, आधा होने में।
मतलब अगर मैं He13 था और मैं 10 एटम्स था, समझ रहे हो ना, तो मेरे को अपना अमाउंट कितने में पहुंच गया, आधे में, बाकी 5 क्या कर गया, ट्रांसफॉर्म किसमें, किसी नए एलिमेंट में। तो ये जो उम्र वो होगी, पीरियड होगी, इसी पीरियड को क्या डिफाइन किया जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर हो गया अच्छे से। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि हाफ लाइफ पीरियड एक औसत उम्र है, क्योंकि भैया आधा अभी भी बचा हुआ, आधा चला गया। क्लियर हो गया। तो हाफ लाइफ पीरियड एक तरीके से एक एवरेज क्या है, लाइफ है, किसकी, क्लियर हो गया। तो टाइम इट्स हाफ ना, ठीक है। क्या टाइम क्या उसको क्या बोला, टी हाफ। मतलब एलिमेंट्स की उम्र क्या हो गई इस तरीके से, टी हाफ। एलिमेंट की उम्र क्या हो गई। तो इस तरह से आप ये बताइए ना दोस्त, आपके पास दो एलिमेंट है, एक स्टेबल और दूसरे एलिमेंट्स कैसे हैं, बोलो, अनस्टेबल। अब आप जल्दी से ये बता दो ना कि स्टेबल उम्र की टी हाफ, स्टेबल एलिमेंट्स की टी हाफ क्या होगी, इनफिनाइट। मतलब डिफाइन होगी या नहीं होगी, क्लियर हो गया, नो टी हाफ। इसके टी हाफ डिफाइंड नहीं हो सकती है। अनस्टेबल उम्र की टी हाफ होगी या नहीं होगी, लेकिन ये हाफ होगी, वो मास नंबर फिक्स होगा उसके, जैसे हमने आप टी हाफ हुई, वो एलिमेंट की, एलिमेंट का हाफ मास नंबर के लिए हुआ। क्या ये क्लियर हुआ, किसी पर्टिकुलर आइसोटोप का। अब पर्टिकुलर क्या आपको समझ में आया जी, अगर एलिमेंट वही है तो हो सकता है टी हाफ सेकंड से लेके अचानक इनफाइनाइट हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। एलिमेंट बदलना तो दूर की बात, मैंने एलिमेंट का आइसोटोप बोला, एलिमेंट तो वही है, हाइड्रोजन H11 भी और H13 भी। छोटू थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो, समझ रहे हो छोटू आप, पक्का ना। हाँ तो थोड़ा स्माइल करते रहिए, इससे लगता है कि समझ रहे हैं। लोल लटका लेते हो तो लगता है कि दम गए हैं। ठीक है, आ जाओ। अब मैं, कोई दिक्कत है इसमें, मतलब देख लो अपनी जर्नी यहां से शुरू हुई है। मैंने आपको समझाया है नेचुरल एंड सिंथेटिक एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स टेबल में 1 से 94 है और सिंथेटिक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 95 अमेरिशियम से 118। फिर हमने आपको समझाया कि एलिमेंट डिस्कवरी के बेसिस पर बांटो तो एक नेचुरल और एक सिंथेटिक हुआ। सिंथेटिक बनाए कैसे जाते हैं भाई, तो एक नॉन एलिमेंट पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह का बॉम्बार्डमेंट करवा करके, या दो एलिमेंट को हाई एनर्जी से कोलाइड करवा करके, या फिर बनाए जाते हैं एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से। ठीक है, ये दो मेथड कॉमन। और बाकी दूसरे स्टेबिलिटी अगर बांटो, हाँ इसमें एक एग्जांपल करवाया, प्लूटोनियम पर अल्फा का बॉम्बार्डमेंट करवाया तो क्यूरियम बना, और कैल्शियम 2048 के साथ कैलिफोर्नियम 249 का कोलिजन करवाया और यूनोजॉन बना, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, फिर हमने बोला स्टेबल एलिमेंट वो है जो कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, और अनस्टेबल एलिमेंट हुआ जिनके साथ एक उम्र डिफाइन होती है, एक सर्टेन स्पैन पीरियड, टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को किसी डीके में ले जाते जाते बदल जाता है किसी और चीज में। डीके मतलब टूटना। टूट कई तरीके से सकता है, टूटने के भी अपने अपने तरीके हो सकते हैं। टाइप ऑफ डीके पढ़ना होता है आपको केमिकल काइनेटिक्स में, रेडियो एक्टिविटी में। क्या डीके, डीके कौन कौन सा है, अल्फा, बीटा, बीटा में भी कई तरह के हो सकते हैं डीके, स्पॉन्टेनियस फिजन वगैरह, तो कई तरह के डीके हो सकते हैं। डीके के बाद जो टाइम लेगा ओरिजिनल अमाउंट का हाफ पहुंचने में, ये टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओरिजिनल अमाउंट का हाफ पहुंचने में, टी हाफ। अब हम लोग थोड़ा टी हाफ को समझना चाहते हैं, मैं समझाऊं। ये थियरी हमने आपको कहां से दिया है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, दो जगह से थियरी दिया।
अब इसके एग्जाम्पल को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्लॉक में, कभी एस ब्लॉक में जाना होगा, कभी पी ब्लॉक में। तो आपके ब्लॉक में, ब्लॉक केमिस्ट्री में मेन ग्रुप में 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए 10 जगह पे, उन एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करके हम लोग एक जगह यहाँ पे पढ़ते। तो इससे होगा क्या, जो ब्लॉक केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा समाप्त होगा और आप आराम से सीख गए, आपको पता भी नहीं चला। और दूसरा, थियरी के एग्जाम बढ़ गया। अगर थियरी कर लो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसका एग्जाम्पल ना करो, तो वो स्टेबल रहेगा क्या अनस्टेबल? चलिए आइए दिखाता हूं। डीके को हमने समझा दिया कि डीके पीरियड किससे डिफाइन कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड से। आ जाओ, हाफ लाइफ पीरियड सम एलिमेंट्स। ठीक से देखिए, पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है जी, सॉरी आइसोटोपिक एलिमेंट है। इसके कई सारे आइसोटोप्स, इसके आइसोटोप्स जैसे H11, H12, H13, H14, भाई आगे भी है, यहीं पे समाप्त नहीं होता। इसीलिए बोलता हूं, जितनी दूर आपको लगे कि केमिस्ट्री यहीं पे है, केमिस्ट्री भाई उसके आगे भी है। H15 जो आपने नहीं पढ़ा, इसका यह मतलब नहीं कि वो नहीं होता, और भी है ETC। ठीक है, H1 को आप प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम, सिंबल H लिख दो। H12 को आप ड्यूटेरियम बोलते हो ना जी, सिंबल D हो गया। ट्रिटियम कितने लोगों ने इससे पहले सुना हुआ था? कितने लोगों ने इससे पहले सुना हुआ था? 15 कितने लोग जानते हैं? हम लोग यहाँ एजुकेशन ऐसा है ही ना कि 10th तक बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कितनों को ट्रिटियम, इसको बोलते हो क्वाड्रियम। इस तरह से आगे सबका अपना अपना नाम। हमारे यहाँ एक्चुअली क्या होता है ना कि वेस्टर्न कंट्री जो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे ज्यादा डेवलप, उनके डेवलप होने का एक बड़ा कारण है उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो प्रैक्टिकल ज्यादा है, थियोरेटिकल कम है। और अपना जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो थियोरेटिकल बहुत ज्यादा और प्रैक्टिकल ना के बराबर। आप तो बोर्ड एग्जाम में भी प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो एग्जाम कहां देते हैं? 100 रुपया दे के आते हैं, 100 में 100 नंबर लाने के लिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? सही बात। सवाल उठता यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को वो आ भी रहा है कि मैं सर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, तो टीचर कोई भरोसा नहीं है। हा? कुछ कराओगे कहीं ब्लास्ट कर गया तो? हम बाल बच्चेदार आदमी है भाई, तो टीचर खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पर राकेश का जादू रंग लाके, मोहन का लाके मिला दे पानी में और बोले बन गया सर KMnO4। टीचर को खुद ही नहीं भरोसा होगा कि ऐसे भाई रिएक्शंस होते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना, इसलिए बहुत पुअर है। थियोरेटिकल नॉलेज अच्छी होती है हम लोगों के स्टूडेंट्स की। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि IIT इसलिए नहीं जाना चाहिए हम लोगों को क्योंकि IIT में इंजीनियरिंग अच्छी होती है, बिल्कुल नहीं, ये रीजन नहीं है। बहुत अच्छी इंजीनियरिंग नहीं होती है। IIT हम लोगों को इसलिए सिर्फ जानी चाहिए क्योंकि IIT का एनवायरमेंट अलग है। वहां जो स्टूडेंट पहुंचा है ना, वो गोल्ड के और मिनरल से निकल के तप के बन के वो कुंदन बन के बैठा हुआ है। वो जो स्टूडेंट है उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। वो ग्रुप में है आपस में, और ग्रुप में होने के कारण बहुत पावरफुल वो पैकेट है, एक तरीके से समझिए तो कंट्री का एसेट है। तो IIT इसलिए जाना चाहिए कि वहां माहौल आपको उस तरीके का मिलता है। इसलिए नहीं कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ का जो पढ़ाई है ना, वो प्रैक्टिकलिटी से जुड़ी हुई नहीं है। मास्टर्स कर लेते हैं, लोगों को आता क्या है? आप इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, आप कभी सोचते हो कि आपके परवल में कौन सी मॉलिक्यूल है, आपके भिंडी में क्या है, आपके दूध में क्या है? नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। बस सुनते आते हैं मिल्क इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये भी नहीं समझ में आता है कि मिल्क में कैसीन है, कैसीन प्रोटीन है,
लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इंसान डाइजेस्ट कर सकता है कि नहीं, कुछ प्रैक्टिकलिटी में कोई नॉलेज नहीं है। यूट्यूब पर क्या होता है, देखते रहते हो कि ढेर सारे डिशेस बनते रहते हैं, होता है ना, देखते हो ना, अरे हम लोग भी देखते रहते हैं, अम्मा की थाली, मम्मा की थाली, सब कुछ में कुछ मिलाते रहेगा। अब मम्मी लोग भी घर में बैठ के देख के सीखती रहेगी। किस चीज में किस चीज को मिला रहा है इसका नॉलेज नहीं है, बस मिला दे रहा है। अरे भैया सब केमिकल का खजाना है, कहीं दो मिलाया और ऐसी चीजें बन गई कि आपके बॉडी में धीरे धीरे स्टोन क्रिएट कर रहा है, तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो, एट द सेम टाइम सोर्स ऑफ कैल्शियम ले रहे हो, एट द सेम टाइम सोर्स ऑफ फास्फोरस ले रहे हो, दो चीजों को मिला रहे हो, एट द सेम टाइम कैल्शियम फॉस्फेट बन रहा है, स्टोन बनेगा, कुछ दिन बाद गैल ब्लैडर कटवाओ, अपेंडिक्स कटवाओ, लीवर में स्टोन हो गया, लीवर में डिपॉजिट आ गया, किडनी में डिपॉजिट्स आ गए, यूरिन में डिपॉजिट्स आ गए। तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो हमारा प्रैक्टिकलिटी में से उसका कोई लेना देना नहीं, समस्या यही है। दूसरा, नॉलेज को बढ़ावा देता है या क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है, एक बहुत अच्छी चीज होती है क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने का, वो होती है सिनेमा। कुछ समझते हैं? कभी हॉलीवुड की 2-4-5 मूवी देखे, देखे होगे, अंग्रेजी सिनेमा। मुस्कुराओ नहीं अंग्रेजी सिनेमा के नाम पे बेटा, बड़ी मुस्कुरा रहे हो। अरे देखो ना हॉलीवुड की मूवीज, हम लोग अपनी मूवीज देखते हैं, हमारे मूवीज में साइंस से जुड़ी हुई चीजें दिखती हैं क्या? क्या दिखता है? हमारे यहाँ हीरो कौन है जो जितना मर्डर करेगा साला झुकेगा नहीं, किस हिसाब से वो हीरो है बताओ? अरे पूरा जंगल का तो 400-500 आदमी अकेले वो 2 वॉल्यूम में मार चुका है अब तक। अरे मार चुका है ना, अभी तीसरा आना बाकी है ना, अभी उसमें और 100-200 निपटाएगा। हमारा हीरो कौन है? मर्डरर, स्वैग वाला, चश्मा घुमाया आके इधर लटका पीछे, हमारा हीरो वो है। हमारा हीरो वो नहीं है जिसके पास नॉलेज, हमारा हीरो वो नहीं है जो लोगों को एजुकेट कर रहा है। हमारा हीरो कौन है जरा सोचो, जिसके पास चमक धमक। हमारा कितना गलत सैंपल है। मानते हैं ना वो ऐसे लोगों को हीरो? आपके मूवीज से क्या सीख सकते हैं? आपके यहाँ जो मोस्टली मूवीज आते हैं उससे क्या सीख सकते हैं? थिंक इट। इमोशंस का भरमार है। बागबान देखे हो? जब गांव जाता हूं तो मेरी मम्मी देख रही होती है। सूर्यवंशम देखे हो? जब गांव जाता हूं तो रात में पापा देख रहे होते हैं, या पापा यहां आते हैं 40 बार तो देख लिए, एक बार और देखने का मन कर रहा है। हमारा सोचो, सोसाइटी में सिनेमा एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकलिटी में इसको सोचो तो सिनेमा है क्या? किसी चीज को वो विजुअलाइज करवा रहा, और जो चीजों को आप विजुअलाइज करते हैं वो चीजें आपके दिमाग में बहुत देर तक रहती है, और जिसको आपने पढ़ा होता वो हो सकता है भूल जाते हैं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा इमोशंस पर मूवीज बनते हैं, और इंडियन लोग क्या होते हैं? इमोशनल होते हैं। थोड़ा सा अच्छे से इमोशन में बात किया, बहक गए, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दिए तो हम टंग जाएंगे ना, कभी छोड़ेंगे ही नहीं, हम तुमको टंगने ही नहीं देंगे। हम ऐसे इमोशन वाले लोग हैं, कभी हमें हिम्मत नहीं होती बोले हाँ टंग जा बेटा, हम आगे पढ़ाई करेंगे तुमको देखें। तो आप समझिए, हमारे यहां मूवी बनेगी इमोशन पर, हमारे यहां मूवी बनेगी मर्डर पर, पॉलिटिक्स पे, साइंस पे नहीं बनती। उनके यहां जो मूवीज बनती है इमोशंस पे बनते हैं ज्यादा। क्या सोचो, जितनी मूवी देखो मैक्सिमम मूवी किसके इर्द गिर्द है? साइंस के इर्द गिर्द। अवतार देखा आपने? अवतार, जिसको हिंदी में हम लोग अवतार बोलते हैं, वो लोग अवतार नाम थोड़ी ना रखे हुए। क्या है? इमोशन ग्राउंड का मूवी है। इमोशंस तो ऑलरेडी इंसान है तो कहीं ना कहीं इंफ्यूज होगा ही है। तो उनकी मूवीज में साइंस ज्यादा है, फिक्शन ज्यादा है, हमारी मूवीज में नहीं है। हम अगर इसलिए बनाने का ट्राई भी करते हैं तो साइंस फिक्शन की जगह कार्टून बन के निकलता है। रावण देखा है? देखा है? कार्टून लगता है। साइंस पर कोई मूवी बनो तो हमारे यहाँ कार्टून ही ना लगता है जी, उससे ज्यादा अच्छा वो छोटा भीम वाला लगता है सही देखने में, उड़ रहा है हवा में। शक्तिमान बनेगा हमारे यहाँ सीरियल के नाम पे, तो समझिए पुनर्जन्म पे सिनेमा बनेगा। नाग नागिन की आंखों में छप जाएगा फोटो, उस पे बनेगा। पृथ्वी इसी पे टिकी हुई है। ये भाई समझो हम क्या बोल रहे हैं। एनर्जी का पैकेट यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म किया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में वो ट्रांसफॉर्म किया है एलिमेंट में। एलिमेंट स्टेबल अनस्टेबल है। सोचो हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, आप धरती को नाग के फन पे टिकाए हुए हैं।
वो बाबा एक है अनिरुद्धाचार्य वाले, बड़े बड़े मजेदार हैं, मेरे फेवरेट वाले हैं, है ना। वो दौड़ के जो आते हैं फुटबॉल खेलते रहते हैं, उनको देखते हैं ना बड़ा बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। लगता है कि इनको अंकल को हॉलीवुड की मूवी में ले जाना चाहिए और 2-4 देना चाहिए उसमें। अपने यहाँ सिनेमा, पॉलिटिक्स, हर चीज, गाय गोबर गौमूत्र धर्म और जाति, इसी 5 चीज के इर्द गिर्द रहती है। हमारा साइंस से लेना देना नहीं, हम कहां से उस तरीके के बनेंगे। हमारा सिनेमा इंडस्ट्री ऐसा पिक्चर मोस्टली दिखाता आया और अब ट्रेंड बन गया। अब नया कोई करना भी चाहता, ऐसा नहीं कि लोग बदलना नहीं चाहते, बहुत लोग साइंस फिक्शन पर करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं होती है, इतना लॉस हो जाएगा। हमारे यहाँ इमोशन पे होगा, उड़ी में स्ट्राइक हुई तो हमारे यहाँ उस तरीके की मूवी बनेगी। कुछ हुआ, अब नया एयर स्ट्राइक हुआ, नए एयर स्ट्राइक पर मूवी बनेगी, उसमें कहानियों को क्या किया जाएगा, एड किया। मूवी बनेगी तो कहानियों को क्या किया जाएगा, एड जब करेंगे तो आप जो विजुअलाइज करेंगे ना, 25 साल बाद उसी को सच मानेगा लोग। अगर आपने कुछ गलत भी दिखाया है तो उसको सच मानेगा, सही भी दिखाया है तो उसी को सच मानेगा, और सही में मसाला लगा करके गलत ऐड कर दिया है उसको तो और ज्यादा सच मानेगा। समझ रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, कर्ण को सुने हो, किसने मारा था, किसने मारा था? अच्छा, कैसे मारा था याद है? अच्छा, पहिया अटक गया था, पहिया अटकने के दौरान, हाँ वो नीचे कर रहा था और अर्जुन ने शूट कर दिया, सॉरी यही था ना स्टोरी, देखे हो, पता है ना सबको? अरे मालूम है ना? नहीं मालूम है? कौन देश से लैंड की हो भैया? तो कर्ण को, हर बच्चे को पता है। मतलब अर्जुन के और कर्ण पर अगर कभी कंपैरिजन कोई बच्चा करता है तो कभी कभार वो इस माइंडसेट में आता है कि नहीं भाई कर्ण बड़ा वीर था, उसको तो धोखे से अर्जुन ने मारा। अब एक बात प्रैक्टिकलिटी में सोचो, प्रैक्टिकलिटी की बात बहुत कॉमन सी बात है। तुम साइकिल से जा रहे हो और कोई आदमी कार से आ रहा है, कार वाले ने तुमको ठोक दिया, तुम गिर पड़े, साइकिल तुम्हारी गिर गई, या कार वाले कहीं डेंट लग गया और कार वाला आ रहा है तुमसे लड़ाई कर रहा है, वो भी निकाल के लाया हॉकी स्टिक, तुम भी डंडा निकाल के लाए हो, कार तुम्हारी साइकिल तुम्हारी कीचड़ में गिरी हुई है। अब वो तुम पर अटैक करने के मूड में आया, उसकी कार में स्क्रैच आ रहा है, तुमने उसका हार्म किया, वो अटैक कर रहा है, तुम क्या कहोगे? रुको पार्थ, चक्र को बाहर निकालने दो, साइकिल को बाहर निकालने दो। ये भाई लॉजिक की बात है। तुम पहले लड़ाई लड़ोगे या पहले साइकिल का चक्का बोलोगे कि रुक जाओ पहले चक्का निकालता हूं? मुझे नहीं पता कि सच क्या, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है, और शायद आप में से भी किसी को नहीं पता है कि अर्जुन कर्ण थे, कैसे थे, नहीं थे। कोई कंफर्मेशन के साथ तो कोई कुछ क्या नहीं सकता। चलो हम लोगों ने सच सुना, हमारे पूर्वजों ने, हमारे फादर ने, फोरफादर ने, ग्रैंडफादर ने सुनाया, तो मैं उसको मान रहा हूं, चलो सच। लेकिन कुछ तो दिमाग लगाऊंगा ना। मेरे पिताजी मेरे से बोलेंगे, मेरे जो पिताजी थे वो हवाई जहाज पे थोड़ी ना चलते थे, हवा में ही हाथ करते थे, उड़ जाते थे। तो अब मैं इसलिए मान लूं कि मेरे पिताजी ने ये कहानी सुना दी कि मैं दिमाग लगाऊं कि भाई साइंस के बिना आप उड़े कैसे? आप जरा समझिए। तो पॉइंट क्या है, हम रिलीजन से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हम रिलीजियस लोगों से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं रिलीजन पर, हम लॉजिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? लॉजिक तो साइंस से क्रिएट होगा, हम साइंस से दूर भाग रहे हैं। हम लॉजिक नहीं लगा रहे कि भाई किसी का चक्का धंसा रहेगा तो क्या लिटरली वो चक्के को पहले निकालेगा? या दुश्मन सामने है, वो भी सुन रहे हैं ब्रह्मास्त्र है कि क्या क्या, कौन अस्त्र है पता नहीं, अंजलि अस्त्र था कि कुछ था। हम जब सुन रहे हैं कि भाई वैसा भयंकर वेपन लेके बैठा हुआ है तो पहले लड़ लेंगे ना, या नहीं तो फिर ये कहना चाहिए कि हम लड़ के थक चुके थे, हम हार चुके थे, हम सरेंडर कर चुके थे। तो कहानी में एक क्या कर दिया गया, मसाला लगा दिया शायद। क्या सच है किसी को नहीं पता, लेकिन हम लॉजिकल होना नहीं चाहते। एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन, मैंने देखा था स्पाइडरमैन का सेकंड पार्ट, मैंने देखा, फर्स्ट नहीं। सुने हो स्पाइडरमैन? सुने हो? स्पाइडरमैन 2 में विलेन जो है ना, सोचो ये यूएस की मूवी है और आप एक बात को समझिए, आप कहां हैं और वो कहां, और क्यों टेक्नोलॉजी में इतना डिफरेंस। स्पाइडरमैन 2 के स्टोरी में एक पॉइंट है, विलेन जो है वो चाहता है अमेरिका को तबाह करना, समाप्त करना, क्योंकि कंट्री को बचा रहा है हीरो। हीरो कौन है? स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन के जो पिताजी हैं, फादर है, वो विलेन के फादर को मार दिए थे, क्योंकि वो भी विलेन था, इनके पिताजी भी विलेन थे, तो वो मार दिए थे। स्पाइडरमैन हीरो के पिताजी ने मार दिया इनको, फादर ने। तो अब ये उसका बदला किससे ले रहा है? उसी का कॉपी हम लोगों ने क्रिस बनाया था, वो भी साइंस की जगह क्या बन गया था? कार्टून बन गया, उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। हम लोग उड़ने वाला ही बनाते हैं भाई। तो ठीक है,
उसमें बड़ा लॉजिकल दिखा पहली बार। मतलब सोचो, वो मूवी जो देखेगा बच्चा वहां का, वो पुरानी मूवी और ऐसी तो कॉमन मूवी है वहां, वो किस चीज से पूरे अमेरिका को समाप्त करने वाला, टाउन को, शहर को समाप्त करने वाला है? ट्रिटियम से। उसके हाथ लग गया है कहीं से थोड़ा ट्रिटियम, थोड़ा सा ट्रिटियम, तो ट्रिटियम से वो अर्थ टाउन को या अपनी कंट्री को समाप्त करने वाला है। अब जरा सोचो, वो मूवी 2000 के अराउंड की, 2003-4 की मूवी है। इसका मतलब क्या है? अपने स्कूल के बच्चे को 11th में ट्रिटियम नहीं, 10th में नहीं ट्रिटियम पता है। उनके स्कूल के बच्चे को तो बचपन में 8वें 6ठे 5वें क्लास में, वो भी आज से 21 साल पहले ना मालूम है जी ट्रिटियम क्या है, हाउ डज इट वर्क, ट्रिटियम से क्या हो सकता है। तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर अगर है तो उसको और बढ़ावा देता है कौन? जो विजुअलाइज कराता है चीजों को आपको, सिनेमा। यही मैं समझा रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने देखा है। मुझे याद है जब मैं 10th के अराउंड 10th 11th में था, तो एक मूवी देखा था मैंने, हॉलो मैन। हॉलो मैन, उसका हिंदी में कुछ बोलते हैं, पता नहीं, भूल गए, हिंदी में कुछ उसका नाम डाला गया था। उसमें इंसान जो है वो एक्सपेरिमेंट एक करता है इंसान गायब होने का, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट है ग्रुप, वो ये कुछ ऐसा मेडिसिन कुछ इंजेक्ट करता है बॉडी में कि वो गायब हो जाता है, ठीक है। और वापस चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है, वापस चूहे को एक नए वैक्सीन या इंजेक्शन से वापस उसको ले आता। गायब मतलब वो नहीं दिख रहा। कपड़ा पहनोगे तो कपड़ा दिखेगा, अगर आपने कुछ नहीं पहना तो नहीं दिखेगा। हॉलो मैन मूवी का नाम था। तो वो मूवी हमने देखी। तो इंटरेस्टिंग ये है कि चलो ऐसा कुछ आपने बनाया, ठीक है, हाँ, ब्लड जो है उसका वो दिखता है, वेन्स दिखता है सारा, इंसान नहीं दिख रहा है। उस मूवी में एक बहुत अच्छी चीज क्या, उस साइंटिस्ट को पूरी टीम वापस नहीं ला पाता। वो अपने ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करता है तो वो गायब तो हो जाता है वहां, छूने पर टच देगा आपको, लेकिन वापस जो है, जो चूहे पर एक्सपेरिमेंट हुआ वो इंसान पर जब कर रहा है उस पर, वापस उस पर नहीं हुआ। उसने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लिया, खोज भी उसी की है। तो वो अब इसका बदला लेना चाह रहा बाकियों से कि भाई तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, हम रहते तो हम कर जाते इसको। तो उसको डाउट होता है क्या ना कि मेरा दोस्त लोग जो है शायद मेरे से जल रहा है, और भी है अपना लव एंगल भी है कि तो हमको नहीं लाना चाह रहा ये लोग है। वो बदला ले रहा है, सबको अब मार रहा है एक एक करके। तो वो अपने एक कुलीग को, एक महिला है उसको, वो एक रूम में बंद कर देता है, और बंद करके वहां पर टेम्परेचर को माइनस में बहुत ज्यादा कुछ सेट कर देता। मैं स्कूल डेज की बात कर रहा हूं, मैंने वो देखा है मूवी। उस मूवी में मैंने उस समय में यूनिक चीज देखा, वो लोहे का एक गेट है और बंद कर दिया और बाहर से टेम्परेचर सेट कर दिया अंदर में। ये अभी कहानी क्यों मुझे अभी दिमाग में है ना, कुछ दिन पहले मैंने इंडिया में भी, इंडियन सिनेमा में भी एक ऐसी मूवी देखा, कुछ मिली टाइप का या ऐसा कुछ नाम था, वो क्या नाम है, जानवी कपूर की एक मूवी। वो लॉक हो जाती है रूम में, उसका भी फ्रीजर रूम में वो लॉक हो जाती है, गलती से लॉक कर दिया कोई स्टोर में, पिज्जा स्टोर है या कोई स्टोर है, उसमें फ्रीजर रूम है, डीप फ्रीजर वाला है, तो उस रूम में वो भी लॉक हो जाती है। तो अपने यहाँ क्या देखा हमने कि भाई जब वो उसमें लॉक हो गई तो पूरी मूवी लॉक खोलने में निकल गया। समझ रहे हो, वो पंखा तोड़ रही है, कुछ तोड़ रही है कि मैं कैसे बाहर निकलूं, पूरी मूवी लॉक को ही तोड़ा जा रहा है। वो भी लास्ट में टूटा नहीं है, कोई आके बाहर से खोला मूवी के एंड में। और उस मूवी में वो 1 ही मिनट का मैसेज है। क्या मैसेज है? वो जब फंस गई है अंदर, अब वो टेम्परेचर लो है, पूरा आइस जम रहा है, वो वायर को लपेट के कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके उस गेट को ओपन कर रही है। हम ये उस समय में, ये आज नहीं, आज से कईयों साल पहले हमने वो मूवी देखा था। मतलब सोचो, वो होता है कि नहीं होता है वो आज भी मुझे नहीं मालूम है, होने के लिए हो सकता है, लेकिन दिमाग में तो क्रिएटिविटी आएगी ना जी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। और वो जानवी जी वाला मूवी देख के क्रिएटिविटी क्या आएगी? डंडा लेके एग्जॉस्ट फैन में मारेंगे कि कब टूटेगा, हम छेद से कूदेंगे। समझिए बात को। इसीलिए खैर चलिए, टॉपिक से हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए। ट्रिटियम पे बातें थी इसलिए हमने डिस्कस कर दिया। साइंस आपका सच्चा दोस्त, साइंस को अपनाइए। रिलीजन अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, आस्था विश्वास अपनी जगह है, लेकिन लॉजिकल बनिए। किसी भी चीज का लॉजिक पूछिए कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो और साइंस इसीलिए कभी पंगा नहीं लेता भगवान से। किसी साइंटिस्ट को कभी देखे हैं कि कभी गॉड के बारे में कुछ बात करेगा? नहीं लेता। साइंस कहती है सिंदूर एक लेड एलिमेंट है, लेड एक पॉइजनस एलिमेंट है, तो लेड ऑक्साइड भी पॉइजनस एलिमेंट है। तो सिंदूर का इंटेक्ट पॉइजन है एक तरीके से, अगर बॉडी में के अंदर गया तो वो धीरे धीरे लेड पॉइजन क्रिएट कर सकता है।
साइंस ये कहती है, मेरी मम्मी छठ के दिन कहती है ठेकुआ पे जिसमें सिंदूर अच्छे से लगा है वही खाना है, असली फायदा उसी से होगा। अगर झाड़ दिया तो चप्पल उठा लेती है कि मम्मी ये वाला हटा देते हैं ऊपर से, अच्छा नहीं लग रहा, बाकी ठेकुआ खा ले रहे हैं। लास्ट में जीतता कौन है? साइंस की मम्मी। बात खत्म। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, सॉरी एक ही एलिमेंट के एलोट्रॉप है, ध्यान दिया जाए। अब इसमें देखो जी, ये दोनों तीनों नेचुरल है, ये तीन नेचुरल है। क्या ये तीनों? कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और चार ऑनवर्ड्स जो भी हैं सारे के सारे सिंथेटिक, ये मैनमेड है। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट नेचुरल है कि नहीं है? है। लेकिन इसके आइसोटोप सिंथेटिक है कि नहीं है? तो एक नेचुरल एलिमेंट का भी आइसोटोप सिंथेटिक हो सकता है। अब अगला पॉइंट, अगर मैं बात करूं सभी के टी हाफ पर, तो H11 और H12 ये दो नेचुरल भी है और स्टेबल भी है। नेचुरल भी, और इसका मतलब टी हाफ होगा या नहीं होगा? ट्रिटियम नेचुरल है, 12.32 ईयर्स। कितना जी? याद रखना होगा, एग्जाम में आया हुआ। क्वाड्रियम सारे के अब नेचुरल कोई नहीं है, सिंथेटिक है। इसका मतलब क्या है? अनस्टेबल है। बोलो, ऊपर वाला नेचुरल है और अनस्टेबल ना, स्टेबल कहां? अनस्टेबल वो भी है, टी हाफ हो गया तो अनस्टेबल है। नीचे वाले दोनों नेचुरल नहीं है, क्या है? इसीलिए इनका अनस्टेबल है। वो नेचुरल है लेकिन अनस्टेबल है। तो आ गया, ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नेचुरल एलिमेंट स्टेबल होंगे, हो सकता है कि नेचुरल स्टेबल नहीं भी हो। क्लियर है? स्टेबल है तो इनका टी लेस देन 1 जेप्टो सेकेंड। जेप्टो सेकेंड समझते हो? 10 to the power minus 21 सेकेंड जेप्टो। गीगा 10 to the power 9, सुने हो ना? नैनो 10 to the power minus 9। तो जेप्टो क्या हुआ? 10 to the power minus 21। तो आप क्या बोला हमने छोटू? हमने बोला कि क्वाड्रियम ऑनवर्ड्स जितने भी हैं इन सब का हाफ लाइफ पीरियड लेस देन क्या है? आप सोचिए, जबकि एलिमेंट क्या है? ये हाइड्रोजन। एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन उसका एक आइसोटोप क्या है? अनस्टेबल, और बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ये 10 to the power minus 21 सेकेंड हो गया, इससे छोटा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन आया? नेचुरल एलिमेंट स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल, कि दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। और सिंथेटिक एलिमेंट क्या हो? वो तो कहने की बात ही नहीं, अनस्टेबल होंगे। कारण जो नेचुरल हैं उनको बनने में करोड़ों साल लगे, तो सिंथेटिक तो आप दिन मिनट घंटा सेकंड में बना रहे होंगे। तो सिंथेटिक एलिमेंट सारे क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। चलो, पहला एग्जांपल किया इस तरह से हमने हाइड्रोजन का। दूसरा एग्जांपल कर रहा हूं, हाँ ऑल्सो। अब आ जाओ, ये भी जेईई मेंस में पूछा हुआ, जो अगला एग्जांपल ले रहा हूं, सॉरी नीट में पूछा हुआ, नहीं मेंस में नीट में है, ध्यान नहीं, जो भी। हाइड्रोजन 1,3 मतलब कौन एलिमेंट है? देखो अब मैं दिखाता हूं। इसका टी हाफ क्या हो गया जी? अब ये किस डिकम्पोजिशन में? डीके में जाएगा ना। अनस्टेबल है तो किस में जाएगा? डीके में। डीके में गया तो ये किस डीके में जाता है? बीटा माइनस डीके। किस में जाता है? जब कोई अल्फा डीके में गया तो उस समय में क्या होता है? सोचो क्या होगा? कोई अल्फा डीके में गया मतलब अल्फा उससे निकलते रहेगी। तो जब अल्फा उससे निकलेगी तो अल्फा का मतलब क्या होता है? He प्लस प्लस 2 4। तो अल्फा डीके जब होगा तो अल्फा निकला मतलब प्रोटॉन कितना निकल गया? 2। तो एटॉमिक नंबर 2 से क्या होगा? घट जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना निकला? न्यूट्रॉन कितना निकला? 2। कैसे? जो 4 है वो क्या है?
p प्लस n है, तो जिसमें p कितनी है 2, तो n कितनी हो गई। तो अगर अल्फा डीके हुआ तो उससे प्रोटॉन कितने निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन भी कितने निकलेंगे, प्रोटॉन 2 निकलेगा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, कितने से, और न्यूट्रॉन 2 निकलेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, मास नंबर घटेगा या बढ़ेगा, कितने से, हाँ 4 से। क्यों 4 से, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों निकल रहा है, दो दो। तो आपको क्लियर हो गया ये। तो अल्फा डीके, लाइक अल्फा डीके जैसे अगर हो रहा है कहीं, तो इस डीके में क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2 यूनिट्स ना दोस्त, और मास नंबर डिक्रीजेस बाई, बोलो 4 यूनिट्स ना। क्या आपको आया समझ में। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि बीटा माइनस एक डीके है, बीटा माइनस में क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, और मास नंबर पर कोई फर्क नहीं आता है। कौन सा डीके, बीटा माइनस डीके। इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, कितने यूनिट से, बाई 1 यूनिट। मास नंबर कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट, उस पर कोई प्रभाव नहीं आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले में आ जाओ। ट्रिटियम किस में गया, तो बोलो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगी, 2। तो जैसे एटॉमिक नंबर 2 होगा तो एलिमेंट हाइड्रोजन ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, हीलियम ना। गुड। लेकिन कौन वाली हीलियम हो जाएगी भाई, 3 वाली या 4 वाली। क्या आपको आया समझ में। काफी इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है। जब मैं टेस्ट लूंगा तो ये सब फैक्ट उसमें आ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ट्रिटियम हाफ लाइफ पीरियड 12.32 ईयर्स के साथ बीटा माइनस डीके में गया और He23 बन गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अब सेकंड एग्जांपल पे ले जा रहा हूं। इसी तरीके से कुछ कुछ के आपको डीके पढ़ने हैं, सभी का नहीं पढ़ना। दूसरा डीके पीरियड 5-6 और है, वो मैं बता रहा हूं जो हम लोगों को जानना, हाफ लाइफ। सेकंड एग्जांपल, रेडॉन 86, टी हाफ 3.8 डेज। कितना, क्लियर हो गया। रेडॉन सॉरी रेडियम टी हाफ 1600 ईयर्स। अब देखो फिर एक पढ़ना है एस ब्लॉक, नहीं पी ब्लॉक। रेडियम 88 और 226 है। ठीक है, रेडियम 88 226 है। अब ये किसमें गया, अल्फा डीके में। किसमें जाता है, अल्फा डीके का मतलब लॉस हुआ He24 का। तो अब मुझे बताइए जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 86। कौन एलिमेंट है वो, रेडॉन। कौन एलिमेंट हो गया, और ऊपर क्या लिखा जाएगा, कुछ आया समझ में। ये वही वाला है, मास नंबर बदलने से हाफ लाइफ पीरियड बदल जाता है। अभी पढ़ा आपने हाइड्रोजन में। अब देखो मास नंबर बदलने से 4 से, सॉरी 22 लिखना था, 26 लिख दिया क्या, 24 22, सॉरी। ध्यान से देखिए, मेरा वो स्टेबल है क्या अनस्टेबल, ये क्या है अनस्टेबल। टी हाफ कितनी थी, 1600 ईयर्स। यहां से क्या निकला, अल्फा। अब जो एलिमेंट बना वो स्टेबल है क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब बोलो टी हाफ कितनी हो गई, समझिए इसका मतलब क्या है। एक अनस्टेबल एलिमेंट टूट के हो सकता है कि स्टेबल में चले जाए, हो सकता है अनस्टेबल में चले जाए।
एक स्टेबल एलिमेंट अनस्टेबल एलिमेंट टूट करके डीके के बाद हो सकता है क्या बन जाए, हो सकता है क्या बन जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस केस में क्या बना, तो क्या ये रुकेगा या और आगे जाएगा, ये फर्दर डीके में जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। किस डीके में जाएगा ये माहौल पर डिपेंड करेगा, उतना पढ़ना नहीं। डीके भी चेंज हो सकता है, एनवायरमेंट अगर चेंज होगा तो डीके भी हो सकता है कि कोई और बन जाए। डीके भी बहुत तरीके का हो सकता है, टूटना भी बहुत तरीके का हो सकता है। ये कभी फिक्स नहीं है कि ये एलिमेंट इसी डीके प्रोसेस से जाएगा। हो सकता है कोई अल्फा से न जाकर के बीटा से हो जाए, कोई स्पॉन्टेनियस, वही स्पॉन्टेनियस फिजन में चले जाना अल्फा में न बीटा में। क्या समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे इस पर और मास्टरी गेन करनी होगी हम लोगों को रेडियो एक्टिविटी में। तो अभी मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बीच का एरिया बता रहा हूं। लेकिन कोई तब तक टूटता रहेगा जब तक वो किस में ना कन्वर्ट कर जाए, हाँ, डीके रिमेन्स कंटिन्यू टिल एलिमेंट डज नॉट अचीव क्या जी, स्टेबल स्टेट। क्लियर है? जब तक एक स्टेबल स्टेट को ना अचीव करे तब तक डीके क्या रहेगा, कंटिन्यू। आगे ध्यान से, अब चूंकि डीके का मतलब होता है अल्फा निकलना, बीटा निकलना, कुछ निकलना। ये जो निकलते हैं वो पार्टिकल्स हैं, जो निकलते हैं वो और पार्टिकल्स हैं। लेकिन एक एटम है कि बहुत एटम है वहां, एलिमेंट में तो करोड़ों अरबों खरबों तो कुछ नहीं है, मोल्स में एटम है। तो लगातार जब पार्टिकल्स निकलते हैं तो आपको वहां से एक एनलाइटिंग दिखती है, रेडिएशन दिखता है कि वो रेडिएशन दे रहा। नहीं समझ में आया? इसीलिए हम ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव वर्ड क्लियर हो गया। रेडियो एक्टिव कोई बड़ी वर्ड नहीं है, अनस्टेबल एलिमेंट के लिए दिखाया गया है, क्योंकि वो लगातार कोई ना कोई पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। रेडिएट मतलब रेडिएशन दे रहा है, इसलिए नाम हो गया रेडियो एक्टिव। क्लियर हो गया? और उसको दिखाने का तरीका क्या हो गया दोस्त? हमारे सूरज भगवान रोशनी दे रहे हैं, हाँ? तो अब बोलो, पिछले पेज में अगर मैं जाऊं तो यहां पे मुझे घेरना चाहिए था या नहीं घेरना चाहिए था? इस तरह से करना चाहिए था ना? बोलो, इससे पिछले पेज में अगर मैं जाऊं तो इसमें सारे में नहीं, ये रेडियो एक्टिव हो गया जी। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि इस तरीके से दिखा रहता है ना। यही कारण है कि वो दिखाता कि वो रे इमिट कर रहा, रेडिएशन इमिट कर रहा, पार्टिकल्स को वो छोड़ रहा। चलिए आगे आइए। तो क्या देखा आपने? रेडियम अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव है या नहीं है? रेडॉन अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है या नहीं है ना जी? अगला आइए, 3 नंबर, चौथा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फ्रेंसियम। हाँ बोलो जी, टी हाफ, कितना? हाँ वेरी गुड, 22 मिनट। तो आप एक चीज को समझिए, एटॉमिक नंबर रेडॉन 86, एटॉमिक नंबर रेडॉन नहीं, रेडियम लो पहले, कितना हुआ? चलो रेडॉन ही लेते हैं। रेडॉन 86, बगल में आ जाइए फ्रेंसियम 87, बगल में आ जाइए रेडियम 88, है ना? लेकिन टी हाफ जरा देखो, यहां पे टी हाफ क्या आया? 3.8 डेज। पड़ोसी का कितना है? घट गया या बढ़ गया? थोड़ा या बहुत? बहुत। अगला क्या हो गया? घट गया या बढ़ गया? इसका मतलब कोई पैटर्न है क्या पीरियोडिक टेबल में हाफ लाइफ पीरियड का? नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो चलो फ्रेंसियम का लिख दिया। अगला एलिमेंट एक लो, जो पढ़ना है जानना अच्छे से, आपके एनसीईआरटी में पी ब्लॉक 12 में दी हुई है, ऑर्गेनोजॉन ओजी। अभी ने किए हो 118, ऊपर बताओ। (294) कैसे याद रखा था? बार बार गड़बड़ाते हो। 2048, 248, एक बढ़ा के 249, तो 248, 48, 296, एक बढ़ा के था तो 297, 3 बाहर निकल गए 294। क्लियर हो गया? तो 294
इसकी टी हाफ बताओ। हाँ गुड। 700 माइक्रोसेकंड, 0.7 माइक्रोसेकंड नहीं, 700 माइक्रोसेकंड। सोचिए जरा, 700 म्यू एस हुआ ना, सही है ना वैल्यू? कुछ गड़बड़ नहीं है ना वैल्यू में? सही है ना? नोट देख लिया, कॉपी में करवाया था कभी, यही है ना? ठीक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 10 टू द पावर -4 हो गया ना, हाँ इसीलिए कंफ्यूजन हो। 10 टू द पावर -6, हाँ ठीक है सही है सही है। और 200 उसको मिल गया तो 10 टू द पावर माइनस सेकेंड हो गया, 10 टू द पावर -4 सेकेंड। ये -6 है और ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था मुझे। 7 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड। चलो आ जाओ ठीक से। तो एक देख लिया ऑर्गेनोजोन का, किस ब्लॉक से एग्जांपल लिया? पी ब्लॉक से। फ्रांसियम किस ब्लॉक से एग्जांपल लिया? एस ब्लॉक से। रेडियम एस ब्लॉक से। रेडॉन पी ब्लॉक से। हाइड्रोजन अलग चैप्टर है, वो एस ब्लॉक नहीं है, आपको पिछले क्लास में भी समझाया है, हाइड्रोजन बिल्कुल अलग चैप्टर है। तो ये मैंने डिस्कस किया कुछ एलिमेंट्स का हाफ लाइफ पीरियड। पढ़ाने के लिए मैं इससे ज्यादा पढ़ा देता हूँ, प्लैटिनम भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे एलिमेंट्स, और लिखे हुए भी आपके एनसीईआरटी में कुछ कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हुआ। एटॉमिक नंबर 115 का भी लिखा हुआ, बट वो एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय में वो आ जाएगा। इतना मिनिमम अभी हम लोग याद रखें इन 5-6 एलिमेंट का, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नाउ, बस थोड़ी देर और 2-4 मिनट। अब मेरा वो एलिमेंट पर फिर से आ जाओ। एक आ गया नेचुरल और दूसरा आ गया सिंथेटिक। अब मुझे यह बताओ कि नेचुरल एलिमेंट्स सारे स्टेबल है या अनस्टेबल है या दोनों? दोनों। ज्यादातर क्या रहते होंगे? स्टेबल। स्टेबल मोस्टली, लेकिन अनस्टेबल भी तो हैं। लेकिन सिंथेटिक कोई भी स्टेबल नहीं है, सारा का सारा क्या है? अनस्टेबल। इंसानों ने जो बनाया एटॉमिक नंबर 95 से 118, ये सारे के सारे क्या है? अनस्टेबल। लेकिन जो नेचर ने बनाया है इसमें अधिकांश क्या है जी? स्टेबल। प्लूटोनियम भी पहले इंसानों ने बना लिया था, बाद में नेचर में मिला हुआ प्लूटोनियम। जैसे टेक्नीशियम, इंसानों के द्वारा पहला बनाया गया एलिमेंट कौन था? टेक्नीशियम। याद रखिएगा, मैंने लिखा नहीं वैसे। तो नेचुरल दोनों हो सकते हैं और सिंथेटिक तो सारे के सारे अनस्टेबल। नेचर का जो अनस्टेबल है, नेचर का जो, इसका हाफ लाइफ पीरियड, इसकी औसत उम्र, गौर से देखो, मिनट में है। किसका? फ्रांसियम का। ईयर में है। किसका? हीलियम ट्रिटियम का। 1600 साल भी है। नेचर का अनस्टेबल मिनट में है, दिन में है, सेकंड में, सॉरी ईयर में। इंसानों ने जो बनाया है, कोई भी एलिमेंट इंसानों ने ऐसा नहीं बनाया है कि साल में, जबकि अपना तो 1600 साल भी है, उससे ज्यादा भी है। लेकिन कोई भी मैनमेड एलिमेंट, सिंथेटिक मैनमेड एलिमेंट, एक भी ऐसा नहीं है कि जो ईयर में जाए। क्या क्या उसका हाफ लाइफ पीरियड किसी का नहीं है, सेकंड में है मोस्टली। ऑर्गेनोजोन देखियो अभी कितना था? 700 माइक्रो सेकेंड। तो जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं इनका टी हाफ सेकेंड टू किसमें है? मिनट्स में। क्लियर हो गया? और जो अनस्टेबल है नेचुरल में, इनका टी हाफ क्या है? मिनट टू ईयर। मिनट टू ईयर, ठीक है। अब आइए, नेचुरल में दो तरीके का एलिमेंट हम बोल सकते हैं, एक एंशिएंट और प्री हिस्टोरिक। एंशिएंट और प्री हिस्टोरिक। और दूसरा
नेचुरल में बोलेंगे डिस्कवर्ड। क्या बोल सकते हो? डिस्कवर्ड। प्री हिस्टोरिक जो एंशियंट एलिमेंट है उसकी संख्या बहुत कम है, 10 जानिए। याद रखना आपको। पहला हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन कहां से, हाइड्रोजन कैसे लिखवा दी? कार्बन। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या हुआ? जो पहले से इंसान यूज करते आ रहा है और इंसानों को पता है कि ये वो है। इंसान तो ऑक्सीजन हमेशा से सांस में ले आ रहा है। क्या बीरबल ने कभी कहा था जहां पर ना ऑक्सीजन कबूल करो? पता था क्या कि हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, पानी में हाइड्रोजन है? नहीं। तो आप समझिए एंशिएंट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? जो पता था कि मैं ये यूज कर रहा हूं। जैसे कार्बन, डायमंड यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं ना। कार्बन। गोल्ड है या नहीं है? सिल्वर है या नहीं? महाराज इंद्र भी पहनते थे, हमने विजुअलाइज किया है टीवी पे। कॉपर है या नहीं? बिल्कुल। तो वो 3 एलिमेंट आप याद रखें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और बताइए, जिंक। जिंक था कि नहीं जी? ब्रास वगैरह लोग अलग अलग सिविलाइजेशन में यूज करते थे। टीन, टीन और जिंक दोनों से लोग बर्तन बनाते थे, यूटेंसिल्स। टीन का भी इस्तेमाल होता है। टीन बहुत पुराना एलिमेंट है। लेड का लोग पॉइजन बनाते थे पहले। लेड, लोग लेड का पॉइजन बना करके खिलाते थे। धीरे धीरे स्लो पॉइजन के रूप में मारने के लिए लेड का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जो बिस्मथ, बिस्मथ भी पॉइजनस है। हालांकि बिस्मथ को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बाद में खोज हुई, लेकिन बिस्मथ भी उसी में आता है। सल्फर, मेडिसिनल यूज था इसका। सल्फर और एंटीमनी, सल्फर एंड एंटीमनी, ये मेडिसिनल यूजेज थे। एंटीमनी से कालाजार की मेडिसिन बनती थी, आज भी बनती है। और सल्फर तो बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है, स्किन डिजीज में पर्टिकुलरली। तो और क्या छूटा जी? कार्बन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, टीन, लेड, बिस्मथ, सल्फर। एक क्या मिस हो रहा है? 10 होने चाहिए। क्या छूट गया? 10 हो गया ना? 5 2 7 2 9। अच्छा, ये एंटीमनी। हाँ ठीक। तो ये हमारे एंशिएंट। बाकी सारे डिस्कवर्ड हुए, धीरे धीरे खोजे गए। जैसे हाइड्रोजन किसने ढूंढा? कैवेंडिश ने। किसने ढूंढा? कैवेंडिश ने। आपको कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी किसने करी? कभी कभी ऑप्शन में डाल देगा किसी क्वेश्चन में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई तो पूछ देगा। ऑक्सीजन को किसने ढूंढा? जो जरूरी का एलिमेंट है, जान लो, प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन किसने ढूंढा? प्रिस्टले ने। इसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डेवी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को किसने ढूंढा? डेवी। डेवी का नाम सुने हो? डेवी, डेवी का नाम सुना होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डेवी। इनर्ट एंड नोबल गैसेज, इनर्ट एंड नोबल गैसेज, रैमसे एंड ट्रेवर्स। किसने ढूंढा? रैमसे एंड ट्रेवर्स। मिनिमम इतना का याद रखो। हीलियम, रेली। हीलियम छोड़ के, हीलियम का है रेली, RAYLEIGH। याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इनर्ट नोबल गैस लिख लो यहां। बट हीलियम, रेली ने ढूंढा था। और एक पॉइंट, रेडॉन डिस्कवर्ड बाय डॉर्न। डॉर्न नाम क्यों आया? रेडॉन समझ में आया? डॉर्न से डॉन आया। और RA क्यों आया? रेडियो एक्टिव। समझ गए अच्छे से? तो रेडॉन डिस्कवर्ड बाय डॉर्न 1900। तो इस तरह से आपने एलिमेंट्स की डिस्कवरी देखी। कुछ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन किसने ढूंढा? कैवेंडिश। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डेवी, डेवी, एस ब्लॉक डेवी। ऑक्सीजन, प्रिस्टले। इनर्ट नोबल गैसेज, रैमसे एंड ट्रेवर्स, हीलियम, रेली और रेडॉन, डॉर्न। क्लियर हो गया? जो हमारे फाइनल लास्ट, जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं मैनमेड, एक बार अब इसकी पोजिशनिंग देख लो। जो मैनमेड एलिमेंट्स है, ठीक से देखो, ये पीरियोडिक टेबल में कहां पर है? बड़ा मजेदार है। जो मैनमेड एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में कहां पे, इनका पोजीशन ठीक से देखो। ब्लॉक वाइज आ जाओ ना। 4 ब्लॉक हम लोगों ने पढ़ा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। अब मुझे बताइए एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं जो मैनमेड होंगे?
पहले ध्यान से, एटॉमिक नंबर कहां से कहां है जी? 95 से लेके, अब यहीं से आपको क्लियर होगा। तो एस ब्लॉक में है या नहीं? सोचो सोचो सोचो। है जी? नहीं है ना? एस ब्लॉक में नहीं है छोटू। 7वां पीरियड, गौर से देखो, ये अगर 7th पीरियड है तो एस ब्लॉक शुरू किस एटॉमिक नंबर से हो रही है? गौर से। बोलो। 87, वेरी गुड। और समाप्त कहां पे? पी ब्लॉक 113। बोलो। यहां पे गौर करो, नीचे लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स पहले बनाओ, तब और क्लैरिटी से समझ में आएंगी चीजें। 2 सीरीज में, ऊपर वाली सीरीज में एटॉमिक नंबर क्या है? 58 से 71, और नीचे 92, 103। यहां पे एक 57 है जी, बोलो। और उसके बाद 58 to 71 गायब है, सीधे कौन है? 72 से कहां तक? 80 ना? सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिख रही है, ऊपर वाले का लिख दिए ना, नीचे ना लिखना था। कहां से लिखेंगे? पहले 89 है, फिर उसके बाद 104 से लेकर के कहां तक? 112 तक। सही है? अब आ जाओ। अब मेरा यह कहना है छोटू, एस ब्लॉक में सिंथेटिक है या नहीं? नहीं है, क्योंकि 87 और 88 यहां पर समाप्त है, और मेरा सिंथेटिक शुरू होता है 95 से। तो पहले मैं लिख दूं नो। बोलो। अब आ जाओ अगला, पी ब्लॉक में है या नहीं है? है। कहां से कहां है? 113 से 118 पूरा आ गया। बोलो। तो चलो मैं लिख रहा हूं, 113 से 118। क्लियर है? कितने एलिमेंट्स हो गए? 6। अब बोलो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बताओ। 104 से 112, कितने एलिमेंट हो गए टोटल? 9। 104 से 112 कितने एलिमेंट हो गए? तो 9 यहां पे लिखोगे। 104 से 100, गौर किए ना, 9 एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक बताओ। एफ ब्लॉक 95 से 103, 95 से 103 कितने एलिमेंट हो गए? फिर से 9, 8 कैसे हुआ? 9 हुआ ना, यहां भी तो डिफरेंस 8 ही है ना, डिफरेंस 8, एलिमेंट तो 9 है, तो कितने हो गए हमारे फिर से? इसका मतलब सिंथेटिक एलिमेंट्स में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से कंट्रीब्यूशन इक्वल है, और पी ब्लॉक से 6 एलिमेंट है, डी एफ से 9 है, और एस ब्लॉक से 0 है। क्लियर हो गया अच्छे से? जो 100 के बाद वाले एलिमेंट हैं उनका नाम हमने आपको क्या बोला था? एटॉमिक नंबर कहां तक याद करने? 110 तक। क्यों? क्योंकि 110 के बाद आप नाम याद न रखें, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से काम कर ले। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स पर लागू होगी? जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम आई, क्योंकि अलग अलग देश क्लेम करता है भाई हमने ढूंढा, तो हमने ढूंढा, तो आईयूपीएससी ने क्या बोल दिया? नोमेनक्लेचर से पुकारो। हालांकि अब सभी की डिस्कवरी हो गई है, 118 तक सभी की डिस्कवरी हो गई है, सभी का नाम आईयूपीएससी ने अनाउंस कर दिया, फिर भी हमारा देश इतना आगे है कि हम आज भी उनके ओरिजिनल नाम से ना बुला के आईयूपीएससी नेमिंग को बुलाते हैं। समझ रहे हो कितना आगे? हम लोग आज भी उसी नाम से ज्यादा चलते। तो इसके लिए क्या किया गया है सिस्टम? 0 के लिए नील शब्द का इस्तेमाल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई नॉट डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड नॉट टेट्रा। क्लियर है? 5 के लिए पेंट नॉट पेंटा, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट नहीं रे भाई, बोतल रे बैल बत्तख, सेप्ट, हेप्ट नहीं यूज करना, ये ऑर्गेनिक में यूज होती है। 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए इन, बोलो फिर से, नोन नहीं यूज करना रे बैल। 0 के लिए नील, 1 2 3 4
5 6 7 8 ऑक्ट 9 इन। फिर से 0 बिना देखे बोलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप उसमें लास्ट में ईएम सफिक्स जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ईएम सफिक्स। लेकिन थोड़ा सा प्रॉपरली ऐड करना पड़ता है। ईएम सफिक्स इज एडेड, प्रॉपरली ऐड करना है, कुछ देखना पड़ेगा आपको हल्का सा। जैसे एग्जांपल आ जाओ, मान लो हमारा रदरफोर्डियम, तो रदरफोर्डियम 100 कितना है 4। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? 1 से क्या लिखोगे? अन, 0 के लिए और 4 के लिए तो अननील क्वाडियम। सिंबल क्या बन गया? UNQ। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आया समझ में? मान लो एटॉमिक नंबर 217 है, तो क्या हो जाएगा इसका? बाई अन सेप्टियम। सिंबल क्या हो गई? BUS। क्लियर हो गया? मान लो एटॉमिक नंबर 111 है, देखो क्या हो गया? अन 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 यूनियम, अन अन यूनियम। अब डबल एम आ जाएगा। यही प्रॉपरली ऐड करने का यही मतलब है। यू 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 ना बोलो, तो यहां पे डबल एन है, मतलब उस पर जोर पड़ रहा है, इसलिए अन अन यूनियम। 9 पर एन पर, ठीक है, वर्ड में लोड है इसलिए अन अन यूनियम, लेटर में लोड है। अगला आ जाओ, अगर मैंने एग्जांपल लिया 120, बोलो क्या हो जाएगा? अन नील अनिल बाईयम हुआ ना। लेकिन फिर देखो, फिर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? यहां पर फिर देखो बाईयम कैसे बोलोगे? अनिल बाईयम। तो लगता है आपको डबल आई लगेगी। अन बाई, ठीक है, 102 ही ले लो ना, हटाओ ना। अन बाई बाईयम, नीलियम ना, क्या लिख रहे थे हम लोग? 112 कर देते हैं। अन अन बाईयम लिखे थे अभी, क्या लिखे थे? तो अन अन बाईयम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यहां कितने लिख दूं? 112 ना, अन अन बाईयम। तो मेरा यह कहना है कि बाईयम जहां भी होगा तो वहां पे डबल आई ना लिख करके हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिंगल आई लिखनी होगी। अन अन बाईयम। क्लियर हो गया? सिंबल हो गया यू यू बी, यू यू बी। नीट 2020 का एक क्वेश्चन है भाई, जिसमें क्या किया गया है ना, हाँ 20 का एक क्वेश्चन है जिसमें क्या किया गया है ना, बड़े बड़े एटॉमिक नंबर लिख के उनके नाम पूछे गए। इसीलिए मैं बोलता हूं 120 तक याद रखें, 110 तक। 106 का नाम 100, सबसे छोटा 103 है लॉरेंसियम वाला, और वो जिसको याद भी है उससे क्वेश्चन नहीं बनना। सबसे इजी लॉरेंसियम था, तो बहुत अच्छा होता ना, किसी किसी ऑप्शन से पकड़ लेता। तो 106 था, 111 था, मतलब क्या किया गया था वो क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था, अनिल ट्राइयम, ऐसे लिख दिया, अनिल हेक्सियम। नहीं समझ रहे हो? उसके बाद इस तरह से करके नेमिंग लिख दिया है, और सामने एलिमेंट का नाम क्रॉस मिलाना, ऐसे दे दिया, सिबोर्गियम, लॉरेंसियम। नहीं समझे? ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। एक था अन अन नीलियम, अनन, हाँ अनन नीलियम, कितना हो गया? 110। डैम स्टेडियम, एक ये था, एक था मैनलिवियम, नहीं समझ रहे हो? अब मैच करना, इसमें जो अनिल ट्राइयम है उसके सामने में संजोग से क्या दे दिया था? लॉरेंसियम, मतलब उससे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो अब कैसे मिलाओगे बताओ? जब तक पूरा याद रहेगा नहीं मिलेगा। ये नीट का क्वेश्चन है 2020 का। यही बोलता हूं कि आपके सामने में जो पिक्चर लोग दिखा देते हैं ना, उसमें वो कभी नहीं दिखाते हैं जिन चीजों की वजह से टीचर को मेहनत पड़े, स्टूडेंट को मेहनत पड़े और ब्रेन टीजिंग। तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई अनिल हेक्सियम 106 जो है वो सिबोर्गियम है।
तो मेरा ये वाला सही मैचिंग होगा। ये जो है अन 110 न हुआ, ये डीएस है, डैम स्टेडियम है, इसलिए इसकी मैचिंग ये होगी। ये 103 है तो ये तो इजी वाला था, तो ये लॉरेंसियम तो हर कोई बनाए। ये यही था नीट वाली वो क्वेश्चन है 2020 की। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर कभी कभार क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है नीट का, वो क्वेश्चन था कि एटॉमिक नंबर, ये अनक्वेडियम, अनक्वेडियम, इसका ग्रुप नंबर पूछा गया। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। ये 2017 का क्वेश्चन, क्या ग्रुप नंबर होगा इसका? 14th ना। तो देख लो, जैसे जेई मेंस का क्वेश्चन है एक इनियम, इसका पूछा गया है। ऑक्सीडेशन नंबर एक बार पूछा गया है, इसका ग्रुप नंबर पूछा गया है। ये मेंस में कई बार, मल्टीपल टाइम्स, कई बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। इसका पीरियड नंबर का भी पूछ लिया गया है। बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करेगा? +1। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगी? फर्स्ट। पीरियड नंबर क्या हो जाएगी? 8th। ब्लॉक पूछा गया है, ब्लॉक कौन सी हो जाएगी? पता चल गया, क्योंकि 118 तक कहां पे रहेगा आपका? पी ब्लॉक में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग कोई नया टॉपिक ऐसे ही लेके आएगा। क्या आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं? क्या स्पीड ज्यादा है? ठीक है, नॉर्मल है? हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पढ़ना होगा अच्छे से, मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए अपने क्लास में। सोने के लिए अपने आप को फ्रीज ना किया करें, उठिए और हर दिन ऑफलाइन में आकर के क्लास अटेंड किया कीजिए, ठीक है? और होमवर्क आपका अगले दिन 1 से 110 तक। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।